सब बातें करेंगे। फिर मार्केटिंग, जिन प्रोडक्ट्स को मार्केट कैसे करेंगे, लोगों को कैसे लेके आएंगे, सेल कैसे करेंगे। फिर उसके बाद पेमेंट कलेक्शन, कि जब कोई प्रोडक्ट सेल होगी तो उसकी पेमेंट को कलेक्ट कैसे करेंगे और डिलीवर कैसे करेंगे उस पर्सन तक जिसने प्रोडक्ट हमसे बाय की है। सो आसिफ अभी कोई मतलब नहीं, मैं आज यस नो हो जाएगा, आज बता दो, अभी तक नो ही है लेकिन यस की कोशिश कर रहा हूँ, अगर स्टिल नो ही रहा तो फिर बता दूंगा मैं आपको। सो तो ये जो है मतलब ये लोकल ई कॉमर्स जो है उसमें ये सारा रोड मैप हम लोग डिस्कस करेंगे, किस तरह से लोकली अगर आप अपना एक बिजनेस सेटअप चलाना चाहते हैं, प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो कैसे होगा। इंटरनेशनल क्या है कि अगर आप पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान से बाहर सेल करना चाहते हो, कल कोई पूछ भी रहा था कि हम अगर बाहर किसी भी कंट्री में किस जगह पे सेल कर सकते हैं, तो पूरी दुनिया में आप किसी भी कंट्री में किसी स्पेसिफिक रीजन में अगर आप सेल करना चाहते हैं। खालिद कह रहे हैं वॉइस इशू, साथ फौरी तौर पे तो कुछ लोग मैसेज कर दिया करें अगर मेरी साइड पे इशू नहीं हो तो मुझे पता चल जाए। नो इशू, ठीक है, फिर आपके एंड से इशू है जी। अच्छा, तो इंटरनेशनली कि पाकिस्तान से बाहर सेल करना है, बाहर से चाइना से प्रोडक्ट लेके तो बाहर सेल करनी है, किसी की प्रोडक्ट को आगे सेल कर देना है, मीन्स कि सोर्सिंग आपकी पाकिस्तान से भेज सकते हो, बाहर से ही लेके बाहर सेल किया जा सकता है। इंटरनेशनली आप काम करना चाहते हो, आप इंटरनेशनली डिफरेंट कंट्रीज को, किसी एक स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करना चाह रहे हैं और वहाँ पे चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, तो वो इंटरनेशनल ई कॉमर्स जो है उस केस में प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, सोर्स कहाँ से करेंगे, वेबसाइट बनाने का मेथड वही होगा, डिलीवरीज कैसे करेंगे, पेमेंट कैसे कलेक्ट करेंगे, वो सारी मार्केटिंग कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोनों लोकल और इंटरनेशनल दोनों का हम लोगों ने डिस्कस करना है। नहीं, सप्लायर चाइना का हो सकता है, यूएसए का हो सकता है, यूके का हो सकता है, जहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हो कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। तो पाकिस्तान से भी भेज सकते हो, बाहर से भी आप सोर्सिंग करके किसी एक जगह सोर्सिंग करके दूसरी जगह पे डिलीवर कर सकते हैं, सेम कंट्री के अंदर भी हो सकता है, सेम कंट्री से ही प्रोडक्ट मिल रही है और सेम कंट्री में सेल हो रही है। तो देखेंगे कैसे होना है, क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो लोकल ई कॉमर्स और इंटरनेशनल ई कॉमर्स, पाकिस्तान के अंदर बिजनेस सेटअप करना है ई कॉमर्स का या बाहर करना है, इंटरनेशनली सेल करना है, दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। बुशरा, वो तो मैं जब आऊंगा उस पर फिर बताऊंगा ना आपको कि चाइना का यूएसए का कैसे ले सकते हैं। अभी तो प्रोडक्ट रिसर्च से स्टार्ट करेंगे, फिर सोर्सिंग में ये चीजें बातें करेंगे, ये वाली हम, ठीक है। सो दो चीजें होगी, लोकल और इंटरनेशनल। क्लियर यहाँ तक? जी जी आयशा, उन्हीं की बात, उनको भी वो भी डिस्कस होंगी पीछे। अच्छा, इसके बाद अगर हम फर्दर चलते हैं, ये डॉक्यूमेंट भी सॉर्ट ऑफ रोड मैप है लेकिन थोड़ा डिटेल में। पैसे कैसे कमाने, इसमें से हर एक चीज में से पैसे कमाएंगे माजिद, सिर्फ थोड़ा सा जो है ना वो जहाँ पे आपने देखो कितने कितने साल लगा रही है पढ़ाई में, तो थोड़ा सा टाइम इधर भी 2-3 माह का कौन सा यार ज्यादा टाइम है, बड़ी जल्दी आप उस साइड पे आ जाओगे, टेंशन ना लो। अच्छा जी, अब जी नायला, इसलिए मैं उनको उनकी बातों का जवाब ही नहीं दे रहा है, उनको बोल रहा हूँ कि हाँ जी वो होगा, तो मैं उनको पूरी तरह से नहीं बता रहा। तो जो मैं करवा रहा हूँ, बस जो बिगिनर्स हैं, नए लोग हैं, बस वो इसके साथ रहें, जो इधर उधर का क्वेश्चन कोई आता भी है तो उसको इग्नोर करें, वो चीज़ जब आएगी तो तब डिस्कस हो जाएगी। अच्छा जी, अब इसके बाद ई कॉमर्स के जो डिफरेंट मॉडल्स हैं, ई कॉमर्स होता कैसे है, जो प्रोडक्ट चाहिए, हमने डिफरेंट बातें की, तो उसके डिफरेंट मॉडल्स हैं। बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स होती है, बिजनेस टू कंज्यूमर होती है, कंज्यूमर टू बिजनेस होती है, ठीक है, और कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी होती है। अब ये क्या बातें बोल गया हूँ मैं, अब ये एक चीज़ है, ये क्या बातें मैं बोल गया। ई कॉमर्स में जो प्रोडक्ट्स आपने सेल करनी है, जो स्टोर आपने बनाना है, वो ये भी हो सकता है कि आप एक कोई ऐसी प्रोडक्ट ले लो जो बिजनेसेस ही बाय कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा, लेक्चर के फौरन बाद मिल जाएगा, ठीक है। तो बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स हो सकती है, बिजनेस टू कंज्यूमर हो सकती है। सबसे जर्नल मॉडल जो है वो है बिजनेस टू कंज्यूमर। और बिजनेस टू कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर हम लोग हैं, मतलब एक बिजनेस है, वो चीजें सेल कर रहा है, किनको सेल कर रहा है, हमें सेल कर रहा है, हम लोग उसके कंज्यूमर हैं।
तो B2C से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये ताहिर ने लिखा भी है B2B, B2C, C2C, C2B, डिफरेंट मॉडल्स हैं, मतलब आप किनको सेल करते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। तो आपके पास ऐसी प्रोडक्ट भी हो सकती है जो प्रोडक्ट आपकी मतलब सीधा सीधा आप कंज्यूमर सेल कर रहे हो, जैसे आम होता है, जो आम स्टोर्स हैं वो इसी के ऊपर हैं। दराज भी ज्यादातर इसी चीज को फोकस कर रहा है कि कंज्यूमर्स को टारगेट कर रहा है। ऐसी है कि आप कंज्यूमर हो, आप जाते हो स्टोर के ऊपर जाके चीज बाय करते हो, और वो जो सेल कर रहे हैं वो सारे बिजनेसेस हैं। तो बिजनेस कंज्यूमर को, कस्टमर को हमें सेल कर रहा है, हम लोग कंज्यूमर हैं। तो एक तो ये सिंपल जनरल मॉडल है, लेकिन बिजनेस टू बिजनेस मॉडल भी हो सकता है कि बिजनेस है वो बिजनेस को ही चीजें सेल कर रहा है, वो कंज्यूमर को नहीं कर रहा। ये मॉडल भी होता है कि जिसमें एक बिजनेस है दूसरे बिजनेस को सेल कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले बात ये करते हैं कि कंपनी टू कंपनी। सबसे पहले बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल पाकिस्तान में एग्जांपल दो, कौन सा है, कौन सी वेबसाइट है जो पाकिस्तान में बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल के ऊपर काम कर रही है? ऑलमोस्ट सारी कर रही है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। दराज मेजॉरिटी स्टोर उसी पे काम कर रहे हैं। ये देखें, दराज.pk, शॉप 5 आपने सुना होगा, उसके बाद आपने सुना होगा शॉप 5 के अलावा और भी हैं काफ़ी सारे पाकिस्तान के स्टोर्स हैं। एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर है, किलो, ये देखें दराज। यहाँ पे हम जैसे कोई भी यूजर जाके कोई एक सिंगल रिटेल पे जो एक चीज़ बाई कर सकता है। तो मोस्टली हमारे यहाँ जो है वो बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल्स ही चल रहे हैं, जिसको हम कोई भी कंज्यूमर जाके एक सिंगल प्रोडक्ट रिटेल के ऊपर चीज़ें जो है ना वो बाई कर रहा है। ठीक है, तो ये बिजनेस टू कंज्यूमर। फूड पांडा हो गया, बिल्कुल ऐसे। एयरलिफ्ट है, बिजनेस टू कंज्यूमर पे काम कर रहा है। तो बहुत सारे ये सारे जो आउटफिटर्स है, आइडल लोग है, बिल्कुल बिजनेस टू कंज्यूमर है। तो ये तो आपको समझ आ गई कि ये तो वो सिंपल हो गया। सो तो बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें बिजनेसेस कंज्यूमर को, आम पब्लिक को चीज़ें सेल कर रहे होते हैं। अल-फतेह स्टोर है, इम्तियाज़ मार्केट है, दराज है, OLX मॉल है, उसके बाद और डिफरेंट जो साइट्स पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं वो यही है ना कि बिजनेस जो है वो आम पब्लिक को सेल कर रहा होता है, और वो एक एक चीज़ करके रिटेल पे बाय कर रहे होते हैं। ओके हो गया? दुआ को जी गाइड करें, वॉइस नहीं आ रही इसके पास। तो ये बिजनेस टू कंज्यूमर है, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, कि बिजनेस को चीज़ें सेल कर रहा है। एग्जाम्पल दो जो भी आपके माइंड में है, मैंने लिखी नहीं है सब कुछ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोगों से पूछते हैं। बिजनेस टू बिजनेस देख के बता रहे हो, कोई और भी बता दो अली बाबा के अलावा। अली बाबा, अमेज़न भी मॉडल अडॉप्ट किए हुए बिल्कुल है, लेकिन अली बाबा तो स्पेशलाइज्ड है। alibaba.com लें जी। B2B, यहाँ पे आप रिटेल के अंदर चीजें नहीं बाई कर सकते, यहाँ पे आप होलसेल के अंदर चीजें बाई कर सकते हो। ये बल्क में चीजें जो है ना वो शिफ्ट करते हैं। अमेज़न भी कर रहा है, अमेज़न होलसेल भी है, वो उस मॉडल को भी अडॉप्ट कर रहा है। ये स्पेशलाइज्ड है। अमेज़न का तो ना सेक्शन है, होलसेल है, FBA है, उसके डिफरेंट कंज्यूमर को भी टारगेट कर रहा है, बिजनेस टू कंज्यूमर भी है, B2B भी है, मल्टीपल चीज़ों को टारगेट कर रहा है अमेज़न। अलीबाबा इज स्पेशलाइज्ड, इसमें होलसेलर बैठे हुए और ये आपको बल्क के अंदर ही चीज़ें शिप करेंगे। तो ये होलसेल प्लेटफॉर्म है। तो ये बिजनेस टू बिजनेस। अब होलसेल पे अगर मैं एक आम कंज्यूमर हूँ, मैंने एक बैग लेना है, एक वॉलेट लेना है, या कोई रिंग लेनी है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा मुझे 100 पीसेस भेज दो, ये तो एक ही चाहिए। तो यहाँ पे वो एक वाली चीज़ नहीं, यहाँ पे बल्क में मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होगी कि कम से कम इतने जो है ना वो यूनिट्स आपको बाय करने पड़ेंगे। तो वो यूनिट्स कौन इतने बाय कर सकता है? वही होगा ना जो बिजनेस होगा, जो आगे जिसको पता है कि वो आगे निकाल लेगा उन चीज़ों को। तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होगी इसकी 100 पीस है, 1000 पीस, इससे नीचे कोई बंदा कोई चीज़ बाय नहीं कर सकता। तो होलसेल प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे क्या है, फिर बिजनेसेस के साथ डील कर रहे हैं। समझ जी? हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकती है। मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल बना रही है वो भी बिजनेस है, और जिसको सप्लाई कर रही है उन्होंने भी आगे वो एंड प्रोडक्ट बनानी है, तो वो भी बिजनेस है। तो बिजनेस के साथ डील कर रहे हैं। तो बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स निकल गए हैं समझ। तो ये तो सिर्फ एक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है कि आप बिजनेसेस को टारगेट करके अपना एक ई-कॉमर्स स्टोर बना लेते हो, रॉ मटेरियल सप्लाई करना शुरू कर देते हो, तो वो भी तो बिजनेस टू बिजनेस ही होगा।
समझ आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलें, इसके बाद नेक्स्ट मॉडल की बात करते हैं। नेक्स्ट मॉडल इज B2C भी हो गया। B2C में अली एक्सप्रेस है, दराज है, दराज मैंने ओपन कर लिया था। अब अली एक्सप्रेस अली बाबा वाला ही ऑन करता है इसको, उन्हीं का है, लेकिन ये रिटेल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप सिंगल चीज़ें भी जो है ना परचेज कर सकते हैं। तो अली एक्सप्रेस से ये भी आपका बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल के ऊपर काम करता है। बिजनेस है, उससे कंज्यूमर जो है वो बाय कर सकता है। तो मेनली रिटेल के लिए उन्होंने अली एक्सप्रेस बनाया हुआ है, वैसे उनका अली बाबा होलसेल के लिए। साथ दराज है, वो भी बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल पे काम कर रहा है। अच्छा, इसके बाद कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर से कंज्यूमर मॉडल। एग्जाम्पल, कंज्यूमर मतलब आम लोग हैं, मैं हूँ, मैंने आपको चीज़ सेल कर दी, आपने मुझे कर दी। OLX सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर OLX है। ठीक है जी, जमीन भी हो सकता है। जमीन के अंदर एक ऑनर है, एक किसी प्रॉपर्टी का ऑनर है, वो खुद भी ट्रैक जाके ऐड लगा देता है कि भाई मैंने बेचनी है। और बिजनेसेस भी हैं, रियल एस्टेट में लोग बैठे हैं जो वो भी आके लगा रहे होते हैं। तो मल्टीपल मॉडल्स के ऊपर काम कर रहा है। OLX भी मल्टीपल मॉडल्स पे काम कर रहा है। पार्क व्हील्स, मैंने गाड़ी सेल करनी है तो मैं कंज्यूमर हूँ, मेरी अपनी गाड़ी है, किसी ने परचेज करनी है, अपने लिए लेनी है, वो भी कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर के साथ कॉल पे डील कर रहा था, बिल रहा होता है, उससे चीज़ परचेज कर रहा होता है। तो पार्क व्हील के अंदर भी कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल, OLX के अंदर भी है। असल में OLX मल्टीपल मॉडल्स पे काम कर रहा है, पार्क व्हील भी मल्टीपल मॉडल्स पे काम कर रहा है। पार्क व्हील्स पे ही होता है, गाड़ी सेल करनी है, आपकी गाड़ी है, आप कंज्यूमर हो, जिसको सेल करनी है वो भी कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो गया। अब आपने सेल करनी, आप बिजनेस हो, आपके पास गाड़ियाँ काफ़ी सारी हैं, आपने सेल करनी है, आप भी वहाँ पे जाके ऐड लगा रहे हो, और जो बाय करने वाला वो कंज्यूमर हो सकता है, उसने अपने लिए परचेज करनी है, तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी हो सकता है। बिजनेस टू बिजनेस भी वहाँ पे हो सकता है, कंज्यूमर टू बिजनेस भी हो सकता है। मल्टीपल मॉडल्स पे काम कर रहे हैं। मीन्स के OLX है ना, देखो OLX के अंदर आपने देखा होगा कि आपने मोबाइल सेल करना है, आप मोबाइल की लिस्टिंग लगा दो, जिसने मोबाइल लेना है, अपने लिए लेना होगा, वो आपसे कॉल करके बात करेगा, फिर आप कहीं पे मिलोगे, पैसे दोगे उसको, मोबाइल ले लोगे। तो आप कंज्यूमर के साथ, दोनों ने कंज्यूम करना है प्रोडक्ट, वो भी कंज्यूमर था, ये भी कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर ने कंज्यूमर के साथ आपस में डील कर, ये C2C हो गया OLX के ऊपर। अब OLX के ऊपर बिजनेसेस भी बैठे हुए हैं, एक मतलब आपको बल्क में चीजें सेल कर रहे हैं, ये फलां चीज है, ये इतने पीसेस दो, हमसे शर्ट्स ले लो, हमारे पास ये इसी साइज की शर्ट पड़ी हुई है, हम 200 रुपए की शर्ट दे रहे हैं, टी शर्ट दे रहे हैं। ऐसे एड्स लगे होते हैं लोगों के, बिजनेसेस के एड लगे होते हैं। या इस एग्जांपल में तो B2B आ जाएगा कि बल्क में लोग चीजें सेल कर रहे हैं, और खरीदने वाला भी बल्क, वही दुकानदार कोई होगा जो बल्क में एक 100 पीस 200 पीस उठा के फिर उसको आगे सेल कर रहा होगा। तो OLX के ऊपर B2B मॉडल भी है, OLX के ऊपर B2C मॉडल भी है कि बिजनेस है, वो अपने मोबाइल लिस्ट करके बैठा हुआ है, हमारे पास एप्पल है, हमारे पास सैमसंग है, सब मोबाइल हमारे पास है, कोई मोबाइल की लिस्टिंग करेगा, जिसने लेना होगा उसको कॉल करेगा, वो कहेगा हाँ जी हमारी शॉप फलां जगह पे है, आप आ जाओ ले लो। तो बिजनेस कंज्यूमर को डील कर रहा है। और यहाँ पे एक और मॉडल भी है, कंज्यूमर टू बिजनेस। पहले एक चीज समझ लो फिर आगे जाओ, आप लोग भरमार कर देते हो क्वेश्चंस की। मतलब ये जो मैं समझा रहा हूँ ना, ये एक प्लेटफॉर्म 2 प्लेटफॉर्म पकड़ के बता रहा हूँ, तो वही चीज आपने अप्लाई करनी है बाकी सबके ऊपर, अगर वो चीजें पूरी कर रहे हैं नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब देखो कंज्यूमर बिजनेस, सबसे पहले B2B है, जैसे मैंने अलीबाबा की एग्जांपल दी, एक बार सुन लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन कहता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ। B2B बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, चीज बल्क में सेल हो रही है, मैन्युफैक्चरर है या होलसेलर है, वो सेल कर रहा है, बल्क में सेल कर रहा है, लेने वाला भी वो कोई शॉप वाला होगा, कोई होगा जिसने उसको इकट्ठा बल्क में उठाना है और आगे उसको सेल करना है, तो B2B हो गया। B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, आपने AC लेना है, आपने वॉशिंग मशीन लेनी है, आपने कुछ भी लेना है, तो आप बिजनेस के पास ही जाना है और उससे जाके बाय करना है। उसमें फिर दराज की एग्जांपल दे दी, अली एक्सप्रेस की एग्जांपल दे दी। फिर है जी C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, उसमें OLX, पार्क व्हील्स, ये देखो मैंने एग्जांपल्स में लिखा भी हुआ है, मैं इसको ऊपर नहीं लेके आ रहा, ये खत्म होंगे तो सारे ऊपर लेके आऊँगा। कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या है कि मैंने गाड़ी सेल करनी है, आप में से किसी ने लेनी है, मैं कंज्यूमर हूँ, मेरी अपनी गाड़ी, पर्सनल गाड़ी थी, आपने भी अपने पर्सनल यूज के लिए लेनी है, कंज्यूमर के साथ डील करके चीज सेल कर रहा है। मोबाइल सेल करना है तो कंज्यूमर को सेल कर रहा है, ठीक है। OLX है, उस पर भी ऐसे
पाक व्हील ओलेक्स दोनों सेम चीजें सेम सेम कर रही हैं, ठीक है, क्लियर यहाँ तक? नहीं चैट क्लोज करने का फायदा नहीं, कोई मसला नहीं है, क्वेश्चन जरूर पूछेंगे आप, लेकिन थोड़ा सा मतलब एंड पे पूछा करें। बस ये है कि वो बीच में फिर वो अगर मेरा तवज्जो उधर चली जाए तो फिर मैं वो उससे हट जाता हूँ, सही है। तो यहाँ तक समझ आ गया C2C तक। अब एक मॉडल है C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। लास्ट मॉडल मैंने लिखा हुआ है कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस क्या होता है? सेम एग्जांपल लो, मैंने OLX और पाक व्हील ही रखा हुआ है। आपने गाड़ी सेल करनी है, पाक व्हील के ऊपर गाड़ियों का सारा है, अगर किसी ने नहीं देखी हुई तो मैं ओपन कर देता हूँ पाक व्हील इसलिए। .com है, चलिए पाक व्हील्स आ गया। पाक व्हील्स के ऊपर गाड़ियों की सेल परचेज हो रही है। अब वो गाड़ी ये भी तो हो सकता है कि मैं कंज्यूमर हूँ, मेरी पर्सनल यूज की गाड़ी है, मैंने वो गाड़ी यहाँ पे आके लिस्ट कर दी। जो बिजनेसेस हैं, जो शोरूम वाले हैं, जो गाड़ियों का काम कर रहे हैं, वो देखते रहते हैं हर टाइम कि कोई अच्छी गाड़ी आए और हम लोग जाएं और उसको परचेज करें। मैंने गाड़ी लगाई, एक बिजनेस मेरे पास आ जाता है, बिजनेस पर्सन जिसका शोरूम है, मुझे कहते हैं गाड़ी, मुझे रेट लगाता है, प्राइस लगाता है, गाड़ी लेता है और लेके चला जाता है। तो मैंने कंज्यूमर ने, ठीक एग्जांपल होगी जी, ठीक है वॉइस, ठीक है वॉइस अभी, अच्छा। तो देखो आपकी अब गाड़ी एक शोरूम वाला आके आपसे ले गया, तो कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल हो गया ना, आप कंज्यूमर थे और आपकी गाड़ी बिजनेस ने ले ली और वो आगे सेल करेगा उसको, तो आपका क्या हो गया, कंज्यूमर टू बिजनेस। एक चीज, आप लोग जो क्लॉथ्स हैं वो स्टिच कर रहे हैं, आपका हाउस होल्ड बिजनेस है, आप कपड़ा लाते हो, क्लॉथ को स्टिच करते हो, स्टिच करके आप बिजनेस को सप्लाई कर रहे हो, बिजनेस वाले आपसे आप उठा के लेके चले जाते हैं, तो मैन्युफैक्चरर का हो गया मॉडल। OLX में भी कर सकते हैं, OLX में भी गाड़ी लगी हुई है, तो आप जो बंदा आपसे लेने आएगा वो कंज्यूमर भी हो सकता है, वो बिजनेस भी हो सकता है, वो शोरूम वाला भी हो सकता है ना, वो आके आपसे गाड़ी लेके चला जाएगा। तो कंज्यूमर जो है वो सेल किसको कर रहा है, किसको चीज दे रहा है, वो दे रहा है बिजनेस को। समझ आ गई? तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि किस किस तरह के मॉडल के ऊपर बिजनेस चल सकता है, बिजनेस आपका काम कर सकता है। OLX मिक्सचर है, पाक व्हील्स मिक्सचर है, अलीबाबा इज नॉट अ मिक्सचर, अलीबाबा टोटल B2B के ऊपर काम कर रहा है। तो आपका भी बिजनेस मिक्सचर भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट है कि एक ही चीज से स्टार्ट करो, एक ही ऑडियंस को टारगेट करो और उसके साथ लेके चलो। क्लियर हो गया? मैं जी B2C पे काम करता हूँ, कंज्यूमर प्रोडक्ट सेल करनी है हमने, लोगों को सेल करनी है, रिटेल पे करनी है। तो ये बताओ मुझे आपके अगर ये पॉइंट्स क्लियर हैं तो फिर मैं आगे चलूँ। तो ये डिफरेंट मॉडल्स हैं कि अगर कल को कोई अगर आपको B2B, B2C, C2B ये सारे नाम ले दे तो ये ना हो कि आपको पता ही ना हो कि ये है क्या, तो वो आगे से बोलेंगे यार है तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कि पता होना ज़रूरी है। कोई कल को आपको ये ना कहे कि यार आपने क्या पढ़ा है, तब आपको क्या सिखाया गया, क्या पढ़ा है आपने, ये वाली बात आप पे ना आए, इस वजह से ये कॉन्सेप्ट देना ज़रूरी था। C2B में एक सिंपल एग्जांपल दी है मैंने, गाड़ी की एग्जांपल, कि गाड़ी जो है आपकी पर्सनल यूज़ की है, आपने सेल पे लगा दी है, पाक व्हील पे, OLX पे, आपके पास बिजनेस शोरूम वाला आ जाता है, वो आपसे गाड़ी लेके चला जाता है। अब देखो कार फर्स्ट का पता है किसी को? कार फर्स्ट वाले आपसे गाड़ी परचेज करते हैं। अब हर चीज को तो ई कॉमर्स में नाना घुसाई जाओ यार।
ले जी, कार फर्स्ट। इनको आप गाड़ी सेल करना चाहते हैं ना, आपने सिर्फ इनको बताना है गाड़ी क्यों, ये आएंगे आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे, आपके रेट लगाएंगे, आपकी गाड़ी उठाएंगे, ले जाएंगे, अगर आपको वो पैसे समझ आते होंगे तो आप कंज्यूमर और आप बिजनेस को सेल कर रहे हो और आगे फिर ये आगे सेल कर रहे होते हैं। समझ आ गई? C2B इज नॉट द सेम मॉडल। C2C तब होगा जब मेरी गाड़ी है, मेरे जैसे किसी कंज्यूमर ने अपने पर्सनल यूज के लिए मेरे से परचेज कर ली है, वो C2C है। C2B में आपसे शोरूम वाला बाय करके लेके जा रहा है और वो आगे बेचेगा। क्लियर? है भी ये कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ। अगर आपने स्पेसिफिक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म को देखना है तो अलीबाबा प्योरली B2B, कार फर्स्ट प्योरली C2B। ये कंज्यूमर्स की प्रोडक्ट उठाते हैं, लोगों को जिसने कार सेल करनी है उससे जाके कार लेंगे और कार लेके उससे बाय करके आगे ही बेचेंगे। फिर अगर प्योर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे ई कॉमर्स स्टोर हैं जो एक ही मॉडल पे काम कर रहे हैं। OLX, पापील, जमीन ऐसे हैं जो मल्टीपल मॉडल्स पे काम कर रहे हैं। तो असल चीज है कॉन्सेप्ट समझ आना, ताकि अगर आप कल को कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको माइंड में हो कि मैंने कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरी ऑडियंस कौन सी है, और आप उसको लेके चलो फिर उसको। ठीक हो गया? कंज्यूमर मतलब एंड यूजर, सिंपल बात। एंड यूजर से एंड यूजर को जा रही है चीज, कंज्यूमर टू कंज्यूमर ये है। मैं आप मतलब हम जैसे लोग हैं। क्लियर हो गया? चलो बेहतरीन हो गया। अब इससे आगे हम लोग चलते हैं कि भाई जो हमारा बेसिक थिंग्स यू नीड टू स्टार्ट एन ई-कॉमर्स स्टोर। आपने बताया है शॉपिफाई। देखिए शॉपिफाई सिर्फ वेबसाइट बनाने का प्लेटफॉर्म है, वो किसी भी मॉडल पे हो सकता है। मॉडल इज अ डिफरेंट थिंग। ये तो सिर्फ वेबसाइट बनाने का है ना, वो तो क्या कर रहे हो वो अलग सी चीज है। तो फिर बस इतना रखो, आगे भी हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है जी, चलें। अब डिफरेंट मतलब जो बेसिक थिंग्स वी नीड टू स्टार्ट, मतलब वी नीड टू स्टार्ट एन ई-कॉमर्स स्टोर। चीज़ें क्या चाहिए, मॉडल कोई भी होगा उसके अंदर चीज़ें क्या चाहिए। कल बात की थी हम लोगों ने, आपने बताया था, फटाफट से बता दो, ये वाला पार्ट जाके निकालो। आपने कहा था इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपने कहा था प्रोडक्ट चाहिए, आपने कहा था कि मुझे हमें प्लेटफॉर्म चाहिए, वेबसाइट डिस्प्ले, वेबसाइट बनानी पड़ेगी। आपने बोला था कि हमें मार्केटिंग करनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी। आपने फिर शिपिंग और डिलीवरी का टाइम मामला थे, वो सारी बातें की। तो बेसिक थिंग्स जो हमें चाहिए, पैकेजिंग चाहिए, ये सब चीज़ें आपके पास हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ जो आपको स्टार्ट करने के लिए चाहिए, तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं जो आप लोगों ने बोली थी कल भी, और आज भी यहाँ पे मैंने उसको लिख के नोट डाउन किया, ताकि ये डॉक्यूमेंट आपसे शेयर करूँगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये चीज़ क्या है। मैंने कोई फैंसी स्लाइड या वो बनाने की कोशिश नहीं की, टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है जी। तो इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको, कितनी चाहिए? हो सकता है 5,000 रुपये चाहिए, हो सकता है 2,000 चाहिए, हो सकता है 10,000 चाहिए। तो वो जो भी होगा वो मैं आपको बता दूंगा। मिनिमम से मिनिमम मतलब ना होने के बराबर कॉस्ट लगा के भी ई-कॉमर्स सेटअप करना मैं आपको बताऊंगा, और उस पर ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि हर बंदा कैपिटल अमाउंट लेके नहीं आया भाई यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट चाहिए आपको, वेबसाइट चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, प्रोडक्ट पेमेंट कलेक्शन के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, कैसे पेमेंट कलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट डिलीवरी चाहिए, कि प्रोडक्ट डिलीवर आप किस तरह से कर रहे होंगे। तो ये टोटल चीज़ें हैं जो हमें चाहिए। अच्छा, मुझे एक बार ट्राई करने दो, अगर आवाज़ आपको क्लियर आती है। बैकग्राउंड वॉइस थोड़ी सी होल्ड हो जाएगी। बताएं मुझे, आवाज़ में डिस्टॉर्शन तो नहीं आ रही? नॉट क्लियर यार।
इस तरह नहीं, चलो फिर इसको रहने देते हैं। चलो आप क्लियर है, वापस आ गया हूँ मैं, तो निकाल दिया मैंने। स्टूडियो में आएगी फिर यूज़ करता हूँ मैं जी, ख्याल से यही हो सकता है। अच्छा, सो इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये सारी चीज़ें ये मेरे रिक्वायर्ड हैं अपना ई-कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, अब ना देखो होता क्या है, सबसे पहले जब आप प्रोडक्ट जो है कोई भी सोचते हो ना कि मैंने सेल करना है, मुझे कुछ ना कुछ करना है, तो गुजारा हो रहा है। जब ये सोचते हो ना मुझे कुछ ना कुछ करना है, मुझे मुझे मेरे पास मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, मुझे प्रोडक्ट चाहिए, मुझे वेबसाइट चाहिए, मुझे मार्केटिंग चाहिए, मुझे पेमेंट कलेक्शन के लिए कुछ सोचना है, मुझे प्रोडक्ट डिलीवरी चाहिए, तो इसमें ना सबसे जो इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट है ना, जो स्टार्ट का एलिमेंट है, वो ये है कि आपको सबसे पहले तो ये सोचना है कि प्रोडक्ट क्या होगी। इन्वेस्टमेंट तो अपनी जगह पे पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट भी प्रोडक्ट पे बेस करती है कि प्रोडक्ट किस तरह की लेते हो, हाई पेइंग है, लो पेइंग है, फिर प्रोडक्ट किस तरह की है, उसको सोर्स कैसे किया जा सकता है, उन सब बेसिस के ऊपर जो है हम डिसाइड करेंगे कि हमने प्रोडक्ट क्या लेनी है क्या नहीं लेनी। ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ना वो है प्रोडक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट। अगर प्रोडक्ट गलत सेलेक्ट कर ली, कंपेटिटिव है बहुत ज्यादा, या वो सेल्स की इतनी अच्छी नहीं है, उसकी डिमांड इतनी अच्छी नहीं है, तो आपने मार खा गया, फिर आगे जितनी मर्जी मेहनत करते रहो कोई फायदा नहीं है। प्रोडक्ट सबसे इसेंशियल और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक अच्छी प्रोडक्ट फाइंड करना। अच्छी प्रोडक्ट मिल गई तो आपकी एफर्ट्स इतनी होंगी भी नहीं और वो चल पड़ेगी। अगर अच्छी प्रोडक्ट नहीं है तो जितनी मर्जी एफर्ट्स करते रहो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। हम लोग दोनों पे काम करेंगे। हफ्ता मैंने सबसे टॉप पे ये देखो, लोकल ई कॉमर्स और इंटरनेशनल ई कॉमर्स दोनों लिखा हुआ है, तो प्रोडक्ट इज द मेन थिंग। अब प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग बात करते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट रिसर्च, ये एक पार्ट होगा। अच्छा, अब पहले हम लोग वो उन बातों की तरफ तो जाते हैं ना, प्रोडक्ट यूनिक हो, प्रोडक्ट जो है वो इन डिमांड हो, वो सारी चीजें तो अपनी जगह पे है। उससे पहले प्रोडक्ट हम लेंगे कहाँ से, मतलब प्रोडक्ट कहाँ से आएगी, उसके मॉडल्स कौन कौन से हैं, मैंने वो कुछ डिफाइन किए हुए हैं। फिर मैं बाद में प्रोडक्ट की यूनिकनेस के ऊपर, उसकी रिसर्च के ऊपर, उन सब चीजों के ऊपर बात करूंगा। अच्छी प्रोडक्ट मीन जो इन डिमांड हो, यूनिक हो, लोग उसको बाय करें, मतलब उसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स हों। मेरा दिल कह रहा है कि एक प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, ये बड़ा कमाल का काम करेगी, तो मेरा दिल कह रहा है, लेकिन हो सकता है वो ना करे, हो सकता है वो कर भी जाए। हम लोग प्रॉपर रिसर्च करते हैं, रिसर्च की बेसिस पे, डेटा की बेसिस पे डिफाइन करते हैं कि भाई हमारे लिए ये प्रोडक्ट अच्छी है, ये काम करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट रिसर्च वाला पूरा एक एलिमेंट है, वो मैं बताऊंगा किस तरह से एक अच्छी प्रोडक्ट हम डिफाइन करते हैं, कैसे हमें पता लगेगा कि प्रोडक्ट अच्छी है नहीं है, उसके लिए क्या क्या रिसर्च करनी है, क्या क्या डाटा रिकॉर्ड करना है, किन चीज़ों की बेस के ऊपर हम डिसाइड करेंगे, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। उससे पहले जनरल अगर प्रोडक्ट लेनी है तो आपके माइंड में क्या आता है, प्रोडक्ट कैसे लेंगे यार, कहाँ से लेंगे। मैंने आपको कहता हूँ, मैं प्रोडक्ट रिसर्च को एक दफ़ा साइड पे रख दो, आपने प्रोडक्ट लेनी है, कहाँ से लोगे, कैसे लोगे। पाकिस्तान में भी सोच लो, लोकल सोच लो, कहीं भी सोच लो कि आपको क्या लगता है, नो आइडिया। देखो, आपके फैमिली में कोई बिजनेस है, ऑलरेडी काम कर रहे हो, उसी को उठा के ऑनलाइन लेके जा सकते हो, लेकिन हर एक की फैमिली के अंदर बिजनेस नहीं है, प्रॉब्लम ये है। अच्छा, दूसरा, आपके आसपास, आपके रिलेटिव्स में, आपके जानने वालों में से, आपकी स्ट्रीट फेलोज में से शायद किसी की प्रोडक्ट हो, कोई चीज कारोबार को बिजनेस कर रहा हो, आप उसी को उठा के ऑनलाइन ले जाओ। दो बातें। तीसरी, ये भी जो लाहौर के लोग हैं वो शाह आलम मार्केट बोल रहे हैं, कोई भी होलसेल मार्केट आपके घर के पास है, आप वहां जा सकते हैं, वहां से चीज लेके सेल कर सकते हैं। पिंडी में राजा बाजार है, बिल्कुल, तो जहाँ से मिलते हैं वहां से लेके किया जा सकता है। चौथी चीज, आप अपनी प्रोडक्ट बना सकते हो, आप लोग होममेड प्रोडक्ट्स बना सकते हो। अक्सर लोग बड़े वो क्राफ्ट्स नहीं बनाते रहते घर के अंदर, चीजें बना बना के फिर उसको वो सेल कर रहे होते हैं, तो होममेड प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, घर के अंदर बनाओ और उसको आप सेल करो ऐसी। तो इस तरह से मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिससे प्रोडक्ट को लिया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो होलसेलर शाह आलम मार्केट जी सबसे बड़ी मार्केट है लाहौर के अंदर। अब यहाँ पे देखो, प्रोडक्ट सोर्सिंग मॉडल्स, इसकी बात की है मैंने, तो यहाँ पे देखो, जनरल मॉडल, लीस्ट रिकमेंडेड मैंने ये लिखा हुआ है। ये तो हो गया ना कि प्रोडक्ट अपनी बनाई जा सकती है, सब कुछ हो गया, हर चीज हो गई। अब हम लोग बात करते हैं मॉडल्स की कि
प्रोडक्ट सोर्सिंग जो हमने करनी होगी, मतलब सोर्सिंग क्या होती है कि ये तो मैं बता रहा हूँ ना कि प्रोडक्ट हमने पहले डिसाइड कर ली और अपनी बनाई जा सकती है, शाला मार्केट लाहौर से ली जा सकती है, राजा बाजार पिंडी से ली जा सकती है, कराची के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मार्केट, बड़ी मार्केट है, वहाँ से ली जा सकती है। तो मल्टीपल जगह हैं जहाँ से जो है वो प्रोडक्ट को लिया जा सकता है, बाय किया जा सकता है सिलेक्शन के बाद। तो अब प्रोडक्ट की जो सोर्सिंग होती है ना, मतलब सबसे पहला पॉइंट था प्रोडक्ट रिसर्च। सबसे पहला पॉइंट था प्रोडक्ट रिसर्च, कि प्रोडक्ट फाइंड करना। वो मैंने आपको रखवाया हुआ एक साइड पे होल्ड पे, कि वो तो प्रोडक्ट रिसर्च करके दिखानी है ना। अब रिसर्च हो गई है, एक प्रोडक्ट, एक पेन फाइनल कर लिया हमने, एक वॉलेट फाइनल कर लिया हमने। मैं एक प्रोडक्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। हमने एक जो है ना वो रिंग फाइनल कर ली है। हम लोगों ने कोई एक चीज हम लोगों ने फाइनल कर ली है कि ये चीज हमें सेल करनी है। मैं एक प्रोडक्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, सबके साथ जो है ना वो यही सब कुछ होगा, ठीक है। मतलब सबके साथ जो है ना ये सेम चीज ही जो है ना वो आप लोग लेके चलोगे। तो आपने एक चीज डिफाइन कर ली है, सिंगल प्रोडक्ट से एग्जांपल लेते हैं। आपने एक वॉलेट फाइनल कर लिया कि मेरे ये सेल करना है, आपने एक मैट फाइनल कर लिया कि मैंने ये सेल करना है, कोई भी एक चीज सेल आपने फाइनल कर ली है। अच्छा, अब फाइनल होगी, अब वो लेनी कहाँ से, उसको कैसे लेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे बिजनेस। तो सबसे पहली चीज आपके माइंड में आएगी ना वो आएगी कि परचेज कर लेंगे जी। पैसे, हर चीज ऑनलाइन सेल होती है मलिक बहादुर, और सिर्फ रिसर्च करनी है पहले कि कितनी सेल होती है, क्या डिमांड है, क्या नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अब सबसे पहला मॉडल ये है कि प्रोडक्ट लेनी है जो ना, जनरल मॉडल जो मैंने लिखा हुआ लीस्ट रिकमेंडेड, वो ये है कि हम लोग चीज को जी हमारे माइंड में आता है कि हम लोग जी पैसे होंगे, पैसों से चीज को हम लोग परचेज करेंगे, परचेज करके अपने पास रख लेंगे और फिर हम उसको सेल करेंगे। ऐसे ही है, ये माइंड में आता है ना। बहुत लोगों के माइंड में जो मेन चीज आती है वो यही आती है कि हमारे पास पैसे होंगे, हम उससे चीज लेंगे, चीज लेके अपने पास रख लेंगे, जो भी हमने सेल करनी है। फाइंड कर ली अच्छी प्रोडक्ट है, लेकिन बाय करके उसको अपने पास रख लेंगे और रखने के बाद हम उसको जो है ना वो सेल करेंगे। तो उसके ऊपर एक इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होगी, हमें 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 उतने की चीज को लेनी पड़ी, ₹1,00,000 लगता है उस पर चीज लेके रखनी है स्टॉक में। जब स्टॉक में रखेंगे तो हमें स्टॉक के लिए हमें कोई वेयर हाउस, कोई छोटी मोटी जगह चाहिए जहाँ पे वो चीज़ पड़ी हो, जहाँ पे वो डैमेज ना हो, जहाँ पे वो ख़राब ना हो, उसमें प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद हमने इसको सेल करना है। अगर सेल करते हैं जब हम, तो सेल करते हुए अगर वो एक टाइम फ्रेम के अंदर सेल नहीं होती, उसकी लाइफ क्या है, लाइफ स्पैन क्या है, उसकी ख़राब ना हो जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए, इश्यूज भी बहुत सारे बन सकते हैं। ऐसे ही ना, तो इसलिए मैंने इस मॉडल को लीस्ट रिकमेंडेड लिखा हुआ है। हमारे माइंड में तो यही आता है कि हम लोग चीज़ को ला के बाय करके रख लें, पैसे उसके ऊपर फिक्स कर दें, पैसे बुक कर दें, हमारा स्टक हो गया अमाउंट एक, उसके बाद उसको संभालना भी है, फिर उसको टाइम से निकालना भी है। अगर वो टाइम से ना निकली, स्टक हो जाएगी आपकी मनी, जो है आपका जो पैसा लगा हुआ है वो इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाएगी, और आपको और फिर इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, कोई और चीज़ अगर सेल करना चाहते हो, संभालना भी है उसको और फिर बेचना भी है उसको एक टाइम के अंदर अंदर। अगर वो उस टाइम के अंदर अंदर नहीं सेल होती तो हो सकता है उसकी लाइफ स्पैन में मसला हो, या नेक्स्ट सीजन तक ब्लॉक हो जाए। सर्दियों की चीज़ है, गर्मियों में सर्दियाँ खत्म हो जाएंगी, गर्मियों में फिर आपको गुजारनी पड़ेगी, फिर सर्दियों में बेचना है, तो ये सब चीज़ें फिर देखना पड़ेगा। ऐसी है। तो इस राशिद यार, आपने बड़ा कुछ सेंसिटिव माइक रखा हुआ मुझे लग रहा है, सेंसिटिव जो हेडफोन वगैरह है, जो पीछे की वॉइस सही पकड़ के आपके कान में लेके आ रहा है। यार थोड़ा सा गुजारा करो, मैं इस वजह से पहले घर से 2 दिन ले रहा था लेक्चर, लेकिन आज मैं आया हूँ यहाँ पे ऑफिस में, फिर किसी टाइम ना काम शाम हो रहा होता है। ठीक है, सो मैं माइक लाता हूँ जिसमें बैकग्राउंड वॉइस नहीं आएगी, कल से इंशाल्लाह उसके ऊपर कर लेंगे ताकि वॉइस ना आए, क्योंकि ऑफिस तो मैंने आना ही आना। ठीक है, तो अच्छा जी, तो जनरल मॉडल इज नॉट रिकमेंडेड। आपने कभी भी पहले चीज एक एज अ न्यूबी जनरल मॉडल इज नॉट रिकमेंडेड कि आपने कभी भी पैसे लगा के प्रोडक्ट लेके पास रख के अपनी अमाउंट को स्टक नहीं करना। आपने 1,00,000 की चीज परचेज की है, 1,00,000 में से 50,000 की निकल गई है, 50,000 की रह गई है, वो 50,000 की इन्वेस्टमेंट आपकी स्टक है, आप उससे कोई और चीज बाय नहीं कर सकते।
तो एज अ न्यूबी आपके पास जब कैलकुलेटेड सा कैपिटल है तो फिर ये चीजें जो है ना उनसे अवॉइड करना है, इसलिए ये मॉडल मैंने कहा लीस्ट रिकमेंडेड। हाँ, आपका फैमिली ओन बिजनेस है, आपके आसपास आपको पता है कि आसपास लोग हैं जिनके बिजनेस को मैं ऑनलाइन लेके जा सकता हूँ, फिर एक डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके चीज उठानी है तो फिर आप चीज लेके स्टॉक ना करो, दैट इज नॉट रिकमेंडेड। स्टोरेज कॉस्ट भी आएगी ना, संभालना भी है उसको, हर तरह की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी, तो एक हेडेक है। ठीक हो गया, चलें। अब उसके बाद सेकंड जी क्या हो सकता है कि चलो ठीक है वो लेके नहीं रखते तो फिर क्या हो, अपनी प्रोडक्ट बनाई जा सकती है। मैंने भी बताया था आपको कि प्रोडक्ट ऐसे भी हो सकती है शायद वो आप खुद ही बना रहे हो, तो उस केस में तो कोई इतना टेंशन नहीं है, आपने रॉ मटेरियल लिया, आप उसको बना रहे हो, एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर बनाओ, सेल करो, फिर और बनाओ, फिर सेल करो, फिर और बनाओ, वो इस तरह से एक सीक्वेंस में काम चलता रहेगा। तो उस मॉडल के अंदर कोई टेंशन नहीं है, वो मॉडल आपका ठीक है। एक है जी वेंडर मॉडल। वेंडर मॉडल ये होता है, हाँ जी, इन्वेस्टमेंट भी जनरल मॉडल पे ज्यादा लगती है, इसलिए जनरल मॉडल इज नॉट रिकमेंडेड, लीस्ट रिकमेंडेड मॉडल मैंने ये बोला है आपको। तो दूसरी है कि अपनी प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें कोई मसला नहीं है, बनाई थोड़ी सी सेल की, फिर बनाई, फिर सेल की, वो चलता रहेगा। वेंडर मॉडल क्या चीज़ है? वेंडर मॉडल किसी को आइडिया हो तो, और इससे पहले जो जनरल मॉडल है वो क्लियर हो गया ना सबको, जनरल मॉडल क्या चीज़ है? कि पैसे लगा के चीज़ को स्टॉक करके नहीं रखना, इससे अवॉइड करवा रहा हूँ मैं आपको। हर चीज़ जुमान जो है हर चीज़ सेल होती है यार, सिर्फ रिसर्च करनी है, रिसर्च में प्रूव हो जाएगा कि भाई अच्छी सेल होगी या नहीं होगी, तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगा तो पता लग जाएगा। ठीक है, जनरल मॉडल क्लियर है आप सब लोगों को। प्रोडक्ट, अपनी प्रोडक्ट वाला तो सिंपल सा है, वो तो ये है कि अपनी कुछ चीज बना के हम सेल कर रहे हैं। वेंडर मॉडल, उधार पे चीजें लेनी, मैन्युफैक्चरर से परचेज करना, शॉप पे पड़ी चीज को सेल ऑनलाइन करना, इज वेंडर मॉडल। नो आइडिया अबाउट वेंडर मॉडल। अच्छा जी, वेंडर मॉडल ये होता है, वेंडर मॉडल वो है जिसपे दराज बना है। वेंडर मॉडल ये है, कभी किसी ने फ्लिपकार्ट का नाम सुना है? इंडियन साइट है, बहुत बड़ी साइट है फ्लिपकार्ट। तो इंडिया के अंदर जिस तरह हमारे यहाँ दराज है, वैसे इंडिया के अंदर फ्लिपकार्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ई कॉमर्स स्टोर। तो जैसे दराज है हमारे पास, दराज हमारा वेंडर मॉडल कब बना? वेंडर मॉडल होता क्या है? आपकी चीज कोई भी नहीं है, आपने, वेंडर कौन है? होलसेलर, इंपोर्टर, ठीक है। वेंडर मॉडल क्या है कि आपका होलसेलर या इंपोर्टर जो है उससे आपने जाके बात करनी है, उससे चीज लेनी है। मतलब अगर आप एक, जैसे मैंने बताया कि कोई गैजेट सेल करना चाह रहे हो, कोई भी चीज़ आपने प्रोडक्ट फाइनलाइज की है, आपको सिर्फ ये फाइंड करना है कि वो प्रोडक्ट आपको कहाँ से मिलनी है, किस वेंडर से, किस होलसेलर से मिलनी है। सुफियान ख्याल करो ये, अच्छा, तो वो किस होलसेलर से, किस वेंडर से आपको मिलनी है वो चीज़, तो आपने वो देखना है और वहाँ से प्रोडक्ट उठानी नहीं है, उस बंदे से बात करनी है, डील करनी है कि मुझे ये बताएं कि ये प्रोडक्ट जो है, ये गैजेट है, आप मुझे कितने की देंगे। वो आपको बोलता है जी ये आपको होलसेल प्राइस के अंदर उसे कहना है जी मैं आपको इंशाल्लाह प्रोडक्ट अच्छी सेल करवाऊंगा, स्टार्टिंग में स्लो जाऊंगा, उसके बाद मैं आपसे तो बल्क में चीज़ें आपकी सेल करवाऊंगा, और आपको जो आपका आम रिटेलर कोई आपके पास एक दुकानदार एक आता है ना और आके आपसे चीज़ लेके जाता है, उससे कहीं ज़्यादा आपको सेल ला के दूंगा। उसको थोड़ी बड़ी पिक्चर दिखानी है, उसको बताना है कि मेरा क्या सिनेरियो है, मैं पूरा पाकिस्तान कवर कर रहा हूँ अगर पाकिस्तान की केस है तो, और आपको एक अच्छा प्रॉफिट मैं ला के दूंगा, मुझे इस प्रोडक्ट की प्राइस बता दें क्या होगी। वो कहता है कि ये प्राइस आपको मिलेगी जी, सपोज कि 500 रुपीज़ की ये चीज़ मिलेगी, गैजेट मिलेगी, या 800 रुपीज़ की मिलेगी, उसने एक फिक्स प्राइस आपको दे दी। अब आपने मार्केट रिसर्च की भी, आपको पता है कि ये चीज़ जो है वो आराम से 1800 की, 1900 की, 2000 की मैंने सेल कर लेनी है, 1500 की सेल कर लेनी है। आपको मार्केट वैल्यू का पता है कि क्या मार्केट के अंदर चल रही है प्राइस। अब आपने उस बंदे से बात कर ली, होलसेलर से, वो जो होलसेलर इंपोर्टर है, और उसको कहना है आपने कि बस मेरा ना जब भी मैंने कुछ चीज़ उठानी होगी, मैं आपके पास, मेरा बंदा आएगा या मैं आऊँगा और मैं आपसे चीज़ ले जाया करूँगा। स्टार्टिंग में स्लो इस तरह चलेगा, और उसके बाद फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसको कह देंगे मैं पैकेजिंग ही अपनी आपके पास रखवा देता हूँ, जैसे ही कोई ऑर्डर आएगा मैं आपको कॉल करूँगा, आप किसी भी लड़के को कह के सिर्फ पार्सल पैक करवा दीजिएगा, और जो मेरी डिलीवरी कंपनी है वो खुद ही उठा के ले जाएगी। ये भी होता है। तो दराज क्या करता रहा? दराज सिर्फ पैकेजिंग ही देता रहा आज तक, बना ही वेंडर मॉडल के ऊपर है।
ओरिएंट के साथ उनके एमओयू साइन हो रहे हैं, हायर्स के साथ हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ हो रहे हैं। तो वो क्या था, यही था कि चीज़ उनकी है, शिपमेंट उनकी है, सिर्फ और सिर्फ दराज ने, मतलब शिपमेंट दराज की अपनी थी, और पैकेजिंग अपनी है, मेन चीज़ पैकेजिंग। और उनके साथ डील थी कि आपकी चीज़ ये वाली 45,000 की सेल होती है तो 5,000 हमारा है। इस तरह से मार्जिन वगैरह रखे होंगे, जी 40 के में आप दे रहे हैं चीज़, उनसे पहले डिसाइड की हुई है कि आप ये चीज़ हमें 40 की दे रहे हैं, हम 45 में दराज पे लिस्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ जब सेल होगी तो 5,000 जो ऊपर वाला वो हमारा है। तो ये इस तरह से चीज़ होती है, मार्जिन के ऊपर काम होता है। तो वेंडर मॉडल ये है कि होलसेलर के साथ, इंपोर्टर के साथ, जो लाहौर के केस में शालम मार्केट है, वहाँ बैठे हुए हैं। अब वहाँ से जाके चीज़ जो है वो देख के किससे मिलनी है उससे बात कर लें, और जब आपका ऑर्डर प्लेस हो तब आपका बंदा जाए, चीज़ उठाए, पैकेजिंग करे और उसको शिप करवा दे। तो होगा क्या कि आपका स्टार्टिंग की जो इन्वेस्टमेंट है वो ख़त्म होगी। आप शायद स्टार्टिंग में एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए उसको 1 बाय 1 उसको पे कर रहे हो। एक ऑर्डर आपके पास आया तो ऑर्डर आने के बाद आप उसको एक पीस का पे करके उससे चीज़ उठा रहे हो। आपके पास 3 ऑर्डर आए तो आप 3 का पे करके उससे चीज़ उठा रहे हो स्टार्टिंग में। और फिर क्या होगा, जैसे ट्रस्ट बिल्ड होगा आपके साथ, वो क्रेडिट पे चलना शुरू हो जाएगा। वो आपको कहेगा ठीक है मैं मंथली आपको अमाउंट क्लियर करूंगा, तो फिर आप उनके पैसों से ही काम कर रहे होंगे। वेंडर को आप एक मंथ बाद पेमेंट्स कर रहे होंगे, चीज़ें उठाते रहेंगे आप। ये होता है वेंडर मॉडल। बहुत जी, अमेज़न के अंदर भी वेंडर मॉडल चल रहा है, वहाँ तो मल्टीपल मॉडल चल रहे हैं ना। मैं एक बात बता रहा हूँ, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है ना अपना, उसको एलिमिनेट कर रहे हैं आप, कि जो पैसे लगा के चीज़ को स्टॉक में रख के फिर उस पर काम करना है, उस चीज़ को एलिमिनेट कर रहे हैं। समझ आ रही वेंडर मॉडल की फिर? तो इम्पोर्टर, होलसेलर, उनसे जाके बात करनी है, उनसे आप एग्रीमेंट कर लें, उनसे एक प्रोडक्ट की या 2 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट जितनी भी आप उनसे लेना चाह रहे हैं उसकी प्राइस फाइनलाइज कर लें, और आप, ताकि आपको पता हो अपने मार्जिन का, और फिर वही चीज़ आप जाके लिस्ट करोगे, मार्केट करोगे, सेल करोगे। जब सेल होगी तब उस इम्पोर्टर या होलसेलर से वो चीज़ अरेंज करके आपने शिप करनी है। प्रोडक्ट कैंसिल हो जाए तो आपका वो सेल के अंदर जा रही है, तो एक आधी प्रोडक्ट आपके पास वापस पड़ी भी रहेगी तो क्या है, वो फिर निकल जाएगी, फिर आपको अरेंज नहीं करवाना पड़ेगा। और आप इम्पोर्टर्स के साथ, उनके साथ हो, वेंडर्स के साथ भी बात कर सकते हो। अगर कोई क्लेम आता है, कोई प्रोडक्ट वापस आती है, कोई इशू आता है, तो हम लोग रिप्लेस कर लेंगे या वापस कर देंगे, वो सारी बातें आपकी डिस्कस हो जाएंगी उनके साथ। आतिफ, हर प्रोडक्ट का वेंडर डिफरेंट होता है। होलसेलर जो होते हैं ना, वो की 50-50 चीज़ें इकट्ठी नहीं मंगवा रहे होते, वो ज़्यादा कोई स्पेसिफिक एक नीश में एक कैटेगरी की चीज़ें, या सिंगल, डबल, 2 तरह की, 3 तरह की प्रोडक्ट, तो बैग्स का तो सिर्फ टोटल बैग्स ही मंगवा रहा है, तो इस तरह के डिफरेंट होते हैं। तो वो तो आपकी अपनी रिसर्च है, और सिर्फ ये कि थोड़ा सा उनको सबस बाग दिखाना है भाई कि बहुत सेल होगा। आप मतलब आपका यहाँ पे कोई दुकानदार लेके जाता है, वो 10 पीस ले जाता है एक बैग अगर फॉर एग्जाम्पल है। बड़ी बेहतरीन से लेके आ रहा है, बड़ी अच्छी चीज़ की चीज़ें चल रही हैं।
तो फिर आप उससे बात करोगे तो क्रेडिट पे देना उसके लिए मसला ही नहीं है, वो चलती क्रेडिट पे। होलसेलर 40 क्रेडिट पे रहा होता है कि दे दी चीज और उसके बाद रिकवरी ले रहा होता है 15 दिन बाद, 1 मंथ के बाद उसके पास पैसे आ रहे होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ये। तो क्रेडिट पे बाद में मूव हो जाएगा, तो जो पैसे आपके थोड़े से लग रहे थे उस प्रोडक्ट पे वो भी खत्म हो गए। अब आप मुफ्त में चीज उठाते रहोगे, भेजते रहोगे, जब पैसे आपके पास आ जाएंगे कस्टमर के, उसी में से आप वेंडर को पे कर दोगे। तो ये इस लिहाज से बड़ा बेहतरीन मॉडल है। और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर एक प्रोडक्ट के बाद आप दूसरी प्रोडक्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। इरफान का 15 डेज का साइकिल है, 15 दिन के बाद उन्होंने अमाउंट क्लियर करनी होती है। ठीक है जी, समझ आ गई? ये वेंडर मॉडल होता है। होलसेल इंपोर्टर से चीज की बात करनी है लेकिन उठानी नहीं है, और तब पिक करनी है जब वो चीज सेल होगी। सुफियान, किस चीज का वेंडर, मतलब कौन सी प्रोडक्ट का? मैंने बताया ना कि प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट वेंडर डिफरेंट होते हैं, इंपोर्टर डिफरेंट होते हैं। अब मैं विशाल मार्केट है तो वहाँ पे बहुत दुनिया बैठी हुई है, एक ही चीज के मल्टीपल इंपोर्टर बैठे हैं। इंपोर्टर जो डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं चीजें बाइट से, ठीक है। जो इंटरनेशनली है उसके लिए वेंडर कहाँ से मिलेगा वो मैं बताऊंगा सारे प्लेटफॉर्म। जो लोकल है वो आपको अपने एरिया की मार्केट, लाहौर है तो शाह आलम मार्केट बेस्ट मार्केट है। प्रोडक्ट हंटिंग के बाद ही ये सारी चीजें ढूंढनी है, मैंने इसलिए कहा उसको एक साइड पे रख दिया कि प्रोडक्ट हंटिंग हो गई है, अब उसको कहाँ से लेने हैं अब उसकी बातें हो रही हैं। लेके रख लें या उसको वेंडर से लें, क्या करें? स्पोर्ट्स के ये जो डेंटल प्रोडक्ट्स होती हैं इस तरह की, वो जो नाइफ्स वगैरह हैं, इस तरह की बड़ी चीज़ें जो हैं, ये सारा वजीराबाद, सियालकोट, ये सारे एरिया है तो वहाँ पे होता है। तो आपको अपने एरिया की जो भी मार्केट है जो करीब तरीन आपकी है, जहाँ से आपको होलसेल की चीज़ें अच्छी मिलती हैं, आपने वो देखना है। फर्स्ट ऑफ बात पर क्लॉथिंग बिल्कुल ठीक हो गया। तो वेंडर मॉडल ये है कि होलसेलर से, इंपोर्टर से, जहाँ से वो चीज़ मिलेगी जो आप बेचना चाह रहे हो, वो अपने उससे बात कर लेनी है कितने में आपको देगा, और साथ ये कि जब वो सेल होगी आप उससे तब तक पिक करके उसको पैकेज करके भेजते रहोगे। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक नहीं करते हो, लगाते नहीं हो पैसे। मुझे 70% का नहीं पता, आपके एरिया का आपको देखना पड़ेगा। ओके यहाँ तक माजिद पे कह रहे थे, माजिद क्लियर है? चले, बेहतरीन हो गया। अच्छा, इसके बाद एक और मॉडल है जी, ड्रॉप शिपिंग। ये वेंडर मॉडल का जो है ना, वो भाई कह लें, ड्रॉप शिपिंग वेंडर मॉडल का की तरह का ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो बताऊंगा आपको। सिद्रा मैंने कहा है कि प्रोडक्ट रिसर्च से पता लगेगा कौन सी प्रोडक्ट को बेचना है, सेल करना है। वो मेरी लिस्ट में है, वो आज हमने करना था, पर मैंने पहले एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है जिसमें सारी चीज़ें बता के ये डॉक्यूमेंट आपको दे दूँ। अब मैं जो करवा रहा हूँ इसके साथ देखते जाना कि क्या क्या कुछ हम कर रहे हैं, कौन कौन सा पार्ट कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर एक इन डेप्थ किस्म का रोड मैप है। सब बताऊंगा राशिद, पैकेजिंग पे आ तो लें अभी तो हम प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, फिर उसकी सोर्सिंग है, पैकेजिंग तो होगी जब बिकेगी चीज़, तो बेचने से पहले मार्केटिंग भी है, उससे पहले वेबसाइट बनाना भी है, तो इंशाल्लाह सब कवर होगा। You save the product in Draz Mall and Draz sell your parcel to the customer. तो ड्रॉप शिपिंग क्या है जी? मैं एक सेलर हूँ और मैं सेल कर रहा हूँ बैग्स, लेडीज हैंड बैग सेल कर रहा हूँ। जरा अच्छे तरीके से एग्जांपल समझिएगा, मतलब मैं वेंडर हूँ, मैं होलसेलर हूँ, मैं जो भी हूँ, मैं सेलर हूँ, चीज मेरी है, मेरी चीज है, मैं हैंड बैग सेल कर रहा हूँ। और
आप क्या कर रहे हो, आपने की प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट सर्च करते हुए आपको पता लगा यार कि ये हैंडबैग जो है ना बड़ा अच्छा है, इसको मुझे सेल करना चाहिए, तो प्रोडक्ट आपने डिफाइन कर ली, इसको मैं साइड पे रख रहा हूँ। अब उस प्रोडक्ट को आपने देखना है कहाँ से लूँ, खरीद के रख लूँ, मैंने कहा नहीं करना, अपनी बनाऊं, बना सकते तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं बन सकता भाई। वेंडर मॉडल, तो वेंडर ढूंढूं और उससे बात कर लूं और उससे सारा वो जो मैंने आपको बताया वो कुछ करूं। एंड ड्रॉप शिपिंग क्या है, ड्रॉप शिपिंग में क्या है, मेरी चीज है, मैं बैग सेल कर रहा हूँ, आपने आपको पता लगा जो आप बेचना चाह रहे हो मेरे पास पड़ा हुआ है, अब मेरे पास आके देखते हो कितनी प्राइस में बेच रहा है, अब कहते हो यार ये बंदा बेच रहा है 1000 रुपए का ये बैग, मैं रुपीज में बता रहा हूँ आपको। आपने देखा है कि मेरी जो मार्केट रिसर्च कहती है ये बैग लोग 2200 का, 2300 का, 2250 का, 2500 का, इतने का सेल कर रहे हैं, ये बंदा 1000 का सेल कर रहा है। क्यों कर रहा हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँगा, मुझे उसमें प्रॉफिट है, मेरा सब कुछ है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं एक उसके अंदर भी मार्जिन कमा रहा हूँ। वो क्या करता है, राम में से मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, माजिद की एग्जाम्पल ले लेता हूँ। माजिद ने वो बैग मेरी वेबसाइट पे देखा, मेरे स्टोर पे देखा, मैं वो बैग बेच रहा था जो ये सेल करना चाह रहा है, जिसमें इसको प्रॉफिट मार्जिन सब कुछ है, मैं 1000 का दे रहा हूँ, इसे पता है कि 2200-2300 का सेल होता है, इसने मार्केट रिसर्च की है। अब ये क्या करता है, मेरे बैग को उठाता है, मेरे बैग को उठा के अपनी वेबसाइट पे करता है लिस्ट, अपनी वेबसाइट को पे लिस्ट करके उसको अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करके उसको मार्केट करना स्टार्ट। यार जो ना बीच में कुछ ना वो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोग थ्रो कर रहे हो या वो चीज़ें चल रही हैं कि जहाँ पे ना बंदे की टेंशन ऑटोमेटिकली इधर उधर हो जाती है, तो मैं देख भी रहा होता हूँ चैट को, तो थोड़ा सा यार सीरियस लेके मजाक हर टाइम नहीं ना अच्छा होता, तो थोड़ा सा किन्हें फन किया करें, लेकिन ये है कि अभी वो थोड़ा सा चलने भी दें, मैं वो थोड़ा सा देखता हूँ, पता नहीं काम की बात होगी, जब पढ़ता हूँ तो पता लगता है कोई बिल्कुल ही काम की बात है। जब खत्म हो ले उसके बाद क्वेश्चन आंसर में आएंगे, फिर कर लेना, इस तरह की फन भी कर लेना, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो मेरी चीज थी, माजिद ने देखी, माजिद ने अपने स्टोर पे लिस्ट कर ली, माजिद को पता है मेरे से 1000 की मिलनी है, माजिद ने अपने जो है वो स्टोर के ऊपर की लिस्ट और लिस्ट करके मार्केट करना स्टार्ट कर दिया। माजिद को ऑर्डर रिसीव हुआ 2300 रुपीज का, उसका बैग हो गया सेल। और जब बैग सेल होता है, जब कोई प्रोडक्ट सेल होती है, तो होता क्या है, कस्टमर आपको अपना नाम भी देता है, अपना एड्रेस भी देता है, अपना फोन नंबर भी देता है, अपना ईमेल भी देता है, हर चीज आपको प्रोवाइड करता है। ऐसे ही अब माजिद क्या करेगा, माजिद वो सारा डाटा उठाएगा, 2300 रुपीज की चीज सेल होगी है, वो सारा डाटा उठाएगा, नाम, एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर, वो सारा डाटा उठाएगा और मेरे पास आएगा, और मेरे पास एज अ कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा, और ऑर्डर प्लेस करते हुए जो उसमें डिटेल्स है ना शिपमेंट की, वो अपन नहीं देगा माजिद, वो उस कस्टमर की दे देगा जिसने माजिद को ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल मुझे दे देगा, मेरे स्टोर पे दे देगा, 1000 रुपीज़ में चीज़ बाय कर लेगा। मैं क्या करूँगा, मुझे तो ऑर्डर आ गया, मैं उस ऑर्डर को पार्सल करूँगा, पैकेजिंग करूँगा, और उस ऑर्डर को मैं डायरेक्ट उस कस्टमर को जिसका एड्रेस मुझे दिया गया है, मैं उसको शिप कर दूँगा। माजिद ने क्या किया, 1000 की चीज़ मेरे से लेके कस्टमर को भिजवा दी, लेके कैसे भिजवाई, खुद ही मुझे भेजनी पड़ी। माजिद का काम तो सिर्फ उस प्रोडक्ट को उठाया, अपने स्टोर पे रखा, मार्केट किया, सेल किया, 2300 लिया, 1000 मुझे दिया, 1300 रुपये का प्रॉफिट कमाया, और फिर मैं ही मैंने पैकेजिंग की, मैंने शिप किया, लेकिन माजिद को नहीं किया, जो एड्रेस माजिद ने दिया हुआ था मैंने उसको डिलीवर कर दिया। लेट क्यों मिलेगी, जैसे उसका ऑर्डर प्लेस हुआ है फौरी तौर पर मुझे दे देगा, ऑटोमेशन भी हो जाती है, उसका ऑर्डर प्लेस हुआ ऑटोमेटिक मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, तो फौरी तौर पे ऑर्डर आ जाएगा, तो मैं आगे उसको शिप करवा दूंगा, मैं शिप कर दूंगा, मैं तो एज अ कस्टमर ट्रीट करूंगा ना। माजिद ने 1300 रुपीज जो है ना उसमें प्रॉफिट कमा लिया। लुबना जी वो मार्केटिंग कॉस्ट और वो सारी चीजें वो तो निकलेंगी ना, 200 लगाया उसने, फेसबुक ऐड चलाई, 300 रुपए लगाया, फिर जाके सेल हुई, फिर भी नेट प्रॉफिट कुछ ना कुछ कमाएगा ना। तो फिलहाल टू मेक इट सिंपल, मॉडल को समझने के लिए 1300 रुपये उसने कमा लिया, 1300 रुपये का मार्जिन उसने रख के वो चीज़ सेल कर दी, और माजिद को कुछ भी नहीं करना पड़ा। माजिद ने सिर्फ वो प्रोडक्ट मेरे पास से उठाई, बनी बनाई, इमेजेस भी थी, फीचर्स भी थे, डिस्क्रिप्शन भी थी,
हर चीज़ थी। माजिद ने उठा के वही अपनी वेबसाइट पर डाली, मार्केट किया, सेल किया, और जब ऑर्डर आया तो मुझे दे दिया। मैंने शिप किया, पार्सल किया और सेंड किया, तो सब तो काम कर रहा हूँ मैं। माजिद सिर्फ अपने माइंड को यूज़ करते हुए वो प्रोडक्ट उठा के फाइंड कर रहा है पहले, फिर वो उसको पिक कर रहा है कहाँ से अच्छी मिलेगी, फिर उसको लिस्ट कर रहा है, उसको सेल कर रहा है और उसमें अपना मार्जिन कमा रहा है। ये होती है ड्रॉप शिपिंग। यार मॉडल समझ लो, अब कैश ऑन डिलीवरी, बाहर की पेमेंट्स कैसे होंगी, मतलब कहाँ कहाँ निकल जाते हो जहाँ मैं अभी आया ही नहीं हूँ, मैं लेके नहीं जाना चाह रहा। मैं तो उन सब लोगों को साथ लेके चल रहा हूँ ना कि कुछ नहीं पता। तो स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें आएंगी, कुछ भी मिस नहीं होता। अच्छा, अब पॉइंट इज, पहले दोबारा से एग्जांपल सुन लो, और एग्जांपल सुनने के बाद मैं फिर से आपको बताता हूँ। ये जो आपके बीच में जो पूछ रहे हो, आपके पार्सल पे नाम जाएगा, प्राइस जाएगी, इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो मैं वो बताता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ ड्रॉप शिपिंग क्या चीज़ है कि मेरी प्रोडक्ट है, और मैंने माजिद की एग्जांपल ली है। माजिद ने पहले प्रोडक्ट रिसर्च की, उसको एक हैंडबैग बहुत अच्छा लगा। मैं हैंडबैग सेल कर रहा हूँ, मेरा स्टोर है ही हैंडबैग्स का। माजिद ने सर्च किया कि कहाँ से लूँ मैं हैंडबैग, माजिद के सामने मेरा स्टोर आया। मैंने देखा कि 1000 रुपीज़ के अंदर, या चलो मैं डॉलर्स के अंदर बात कर लेता हूँ यार, $10 के अंदर या इस स्टोर से मुझे ये चीज़ मिल रही है। और मार्केट प्राइस जो यूएस मार्केट में सेल करना चाह रहा है, यूके में करना चाह रहा है, जहाँ भी करना चाह रहा है, वहाँ पे माजिद ने देखा, रिसर्च जो की है वो बता रही है कि यही बैग $25 तक का सेल होता है। माजिद ने $25 का वो बैग जो है ना, वो उसने देखा मैं $1000 मैं $10 का दे रहा हूँ। वो बैग उठाया, उसकी इमेजेस ईच एंड एवरीथिंग बना बनाया मिल गया, वो उठा के अपनी वेबसाइट पर लिस्ट किया, फेसबुक ऐड चलाई, इंस्टाग्राम ऐड चलाई, मार्केटिंग की, उसकी सेल जनरेट हो गई, पहली सेल आई। माजिद को बाहर के लोग पहले पे करते हैं। ड्रॉप शिपिंग का असल मज़ा बाहर है, पहले पेमेंट आती है आपको। तो पेमेंट $25 की पेमेंट आई माजिद के पास। माजिद ने क्या किया, उसमें से $15 पास अपने रखे, $10 उठाए, मेरे स्टोर पे आया, $10 का ऑर्डर प्लेस किया सेम बैग का। डिटेल्स जो देनी थी ना, माजिद ने अपनी नहीं दी, उस कस्टमर की डिटेल्स दे दी जिसने माजिद को ऑर्डर प्लेस किया। मैंने क्या किया, मैंने उन्हीं डिटेल्स के अकॉर्डिंगली पैकेजिंग की, उस पार्सल को डायरेक्ट कस्टमर को शिप कर दिया। तो माजिद को कुछ भी नहीं करना पड़ा, ना पैकेजिंग करनी पड़ी, ना शिपमेंट को हैंडल करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च अच्छी की, कहाँ से मिलनी है, मेरे स्टोर पे आया, मेरे स्टोर से बनी बनाई चीज़ें उठा के अपने स्टोर पे लिस्ट की और मार्केटिंग की, बस माजिद का ये काम था। और जब ऑर्डर प्लेस हुआ तो तब मुझे दे दिए। समझ आ गई? माजिद को मुझे पेमेंट क्यों करनी पड़ेगी? माजिद को जो $25 आया है वो उसी में से $10 मुझे पे कर रहा है। ठीक होगी? पहले बताओ मॉडल समझ आ गई? मॉडल समझ आ गया ना? अच्छा, अब उसके ऊपर पार्सल के ऊपर मेरा नाम जाएगा, माजिद मुझसे परमिशन लेगा या नहीं लेगा। तो अब वो सुनो, ये ऊपर क्या है, क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, अब सारे क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ। पहले जनरल मॉडल क्लियर है ना, ड्रॉप शिपिंग है क्या? अब परमिशन मुझसे लेगा? हाँ जी। माजिद मुझे मैसेज कर सकता है, मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मुझे वो कह सकता है कि जी मैं आपकी ये चीज़ सेल करना चाह रहा हूँ एज अ ड्रॉप शिपर, तो आई जस्ट वांट टू लेट यू नो। और दूसरा इवन के ये भी कि स्टार्टिंग में शायद ना करे, मुझे ये भी कहे कि आई हैव अ रिक्वेस्ट, आई एम गोइंग टू मार्केट योर प्रोडक्ट, सो आई नीड टू पुट माई लोगो ऑन योर पार्सल, सो दैट
सेल करना चाह रहा हूँ तो एज ए ड्रॉप शिपर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने पार्सल पे मेरा लोगो लगा के भेजें। स्टार्टिंग में हो सकता है मैं अवॉइड करूँ, लगा भी सकता हूँ, मुझे अगर वो थोड़ा सा बताएगा कि कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों $10 के अंदर मेरा ऑलरेडी प्रॉफिट है, प्लस मुझे बैठे बैठा एक मार्केटर मिल गया जो मेरी चीज़ को मार्केट की जा रहा है, मुझे करने जो वैसे सेल आ रही है वो तो आ ही रही है, मुझे तो एक्स्ट्रा सेल ही है, मेरा तो $10 का बिकता है तो मेरा तो उसमें प्रॉफिट है, तो मेरे तो मज़े ही, मैं कहूँगा ठीक है बेचो, मैं क्यों मना करूँगा उसको। मैं कौन सा कोई बहुत बड़ा ब्रांड हूँ जो मैं जी मेरी तो वैसे इतनी सेल है, मैं किसी को क्यों अलाउ करूँ कि मेरी चीज़ को बेचे। तो मैं तो कहूँगा चलो अच्छी बात है कि कोई आके मेरी चीज़ को सेल करने लगा, मेरे भी हाथ पे मार्केटिंग करने लगा, मेरी चीज़ ज़्यादा सेल होगी तो मैं उसकी बात मानूंगा, मैं उसको परमिट भी करूँगा। और अगर वो मुझे कहेगा ना मेरे अपने पार्सल पे मेरा लोगो लगा के भेजो तो मैं यूँ ही कह दूँगा ठीक है बताओ क्या लोगो लगाना है, लोगो मुझे सॉफ्ट कॉपी भेजो, आप उसको सिर्फ प्रिंटिंग करते हुए पार्सल के ऊपर उसका लोगो लगा देना है, उसकी तरफ से चला जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मार्जिन होता है असल में कि एक हम लोग दूसरों के प्रोडक्ट को मार्जिन पे सेल करते हैं, और ये मॉडल कहीं पे भी काम कर सकता है, अमेज़न, ईबे, कोई दराज है, हर जगह पे काम करता है। ड्रॉपशिपिंग मॉडल के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? भाई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। प्रोडक्ट तो आप देखो ना, जब आप लगा रहे हो उठा के, जब आपको सेल मिलती है, जब आपको पैसे आते हैं, तब आप उससे आगे चीज परचेज करके भेज रहे हो। तो प्रोडक्ट के ऊपर जीरो इन्वेस्टमेंट, सिर्फ मार्केटिंग की इन्वेस्टमेंट है, जो वेबसाइट बनानी है वो, और मार्केटिंग पे जो पैसे लगाने हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो आपके पैसे लगने हैं, बाकी तो आप जो कमा रहे होगे उसी के अंदर मार्जिन निकल रहा होगा। हाँ जी, महानूर पाकिस्तान के केस में कैश ऑन डिलीवरी है, तो पहले चीज डिलीवर होगी, उसके बाद जाके जो है ना मार्जिन जो है वो माजिद को मिलेगा। तो पाकिस्तान के अंदर ड्रॉप शिपिंग इज नॉट दैट फिजिबल, मतलब अच्छा है लेकिन पेमेंट आपको एंड पे मिलती है। अगर बाहर इंटरनेशनली करोगे तो पेमेंट पहले मिलेगी, ये फर्क है। पाकिस्तान में भी ड्रॉप शिपिंग होती है बट पेमेंट कलेक्शन होने के बाद आपका हिस्सा, आपका मार्जिन आपको मिलता है, तो एंड पे पेमेंट आपके पास आती है। बाहर करोगे तो पहले पेमेंट आपके पास आएगी। सिद्रा करेगा लेकिन पार्सल के ऊपर प्राइस लिखना जरूरी नहीं है, उसकी कोई टेंशन नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर पार्सल के ऊपर प्राइस लिख के भेजनी है, ये चीज कितने की है। सर अमेज़न स्टोर तो फ्री में है, वहाँ जी वो लेटेस्ट ड्रॉप शिपिंग पेमेंट की समझ नहीं है। कौन सी बात क्लियर नहीं हो रही? इंटरनली 40 डेज बाद क्लियर होती है, ओके। इंटरनेशनली वो डिपेंड करता है बिलाल, गेटवे कौन सा यूज कर रहे हो। अगर आप पेपल वगैरह इंटीग्रेट करते हो तो फॉरेन पेमेंट आ रही होती है, स्ट्राइप करते हो तो वो भी आपकी मतलब वीकली आपकी पेमेंट आपको रिसीव हो जाती है, तो ये तो डिपेंड करता है जी। बाहर ड्रॉप शिपिंग बेहतर है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, पाकिस्तान में पैसे एंड पे मिलते हैं। वेंडर और ड्रॉप शिपिंग में फ़र्क क्या है? बेस्ट क्वेश्चन। वेंडर मॉडल के अंदर आप जब चीज़ आपकी सेल होगी तो उसकी पैकेजिंग, हर चीज़ आपकी जिम्मेदारी है, पैकेजिंग, शिपमेंट, सब कुछ आपके ऊपर। ड्रॉप शिपिंग में पैकेजिंग, शिपमेंट कुछ भी आपके ऊपर नहीं है, किसी की चीज़ उठा के लिस्ट की और जब बिकी तो उस पर बंदे को कस्टमर की डिटेल्स दी, आगे वो जाने और कस्टमर जाने, वो आप डायरेक्ट आपस में करेंगे। आपको सिर्फ डिलीवर शिपमेंट करने के बाद एक ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगा सेलर से, वो ट्रैकिंग नंबर आपने अपने कस्टमर को दे देना है। इंटरनेशनल मॉडल भी वो तो मैंने बताया ना अफसा कि कैसे स्टार्ट लेंगे, कैसे करेंगे, वो सब चीज़ें बताऊंगा। अभी तो ये चीज़ें माइंड में आपके ऐड कर रहा हूँ ताकि मैं जब कल को बात करूँ ना ड्रॉप शिपिंग इससे कर सकते हैं, तो पहले आपको ये बताना पड़ेगा ड्रॉप शिपिंग होती क्या है, ये पहले ही पता होगा टर्म्स का, तो जब मैं ये टर्म्स यूज करूंगा ना तो आपको इशू नहीं आएगा। स्टोर भी बनाएंगे, हर चीज बनाएंगे।
पाकिस्तान में रहते हुए मुश्किल नहीं है, ठीक है ड्रॉप शिपिंग, लेकिन पेमेंट आपको एंड पे मिलेगी, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी है ना, पहले पेमेंट्स आती नहीं है हमारे पास। हम चीज सेल कर भी देंगे तो जो सेलर असल वाला है वो शिप करेगा, पैसे कलेक्ट करेगा, उनके पास वापस आएंगे जब पैसे, उसमें से आपको मार्जिन आपको देगा। Okay, sir. Basically, we have discussed this actually very scalable logic behind it. Actually, our system. क्वेश्चन इतने ज्यादा हो रहे हैं मुझे, मैं इसमें से Whatever models that has been already in the we have given. यार सब मिक्स होता जा रहा है, इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हो। So this system will not, ये लेक्चर थोड़ा सा और चलेगा। forcefully days. सर इनवॉइस पर तो $10 लिखा होगा, कस्टमर ने $13 पे किया है, और इंटरनेशनली जब ये ऑर्डर डिलीवर होता है तो इनवॉइस लाजमी अटैच होती है। यार मेरी बात सुनो, सोर्सिंग आपकी जो है ना, जब कस्टमर को चीज जाती है ना, और अगर उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आ रही है तो अक्सर ये होता है कि हम चाइना से सोर्सिंग कर देते हैं। अब कस्टमर कहता है कि आपकी प्रोडक्ट आपका स्टोर तो शो कर रहा है यूएसए की, आपकी प्रोडक्ट आ रही है चाइना से, तो हम उसको बताते हैं कि भाई हमारी सोर्सिंग चाइना से, हम वहां से चीज भेज रहे हैं, दैट्स इट। अब चीज अगर आप 23 की 25 की सेल कर रहे हो और आप शिपमेंट चार्जेस उससे नहीं लेते, तो फ्री शिपिंग अक्सर मॉडल हम चलाते हैं, तो फ्री शिपिंग आपको दे रहे हैं। तो अगर उस तरह की बात होगी तो हम कहेंगे हमने शिपमेंट को कवर करना है, वो हमने बीच में किया है, तो वो बड़े तरीके हैं, उसका कोई इतना मसला नहीं है। जी लोग कम होना शुरू हो गए हैं, इसलिए मैं भी रुक जाता हूँ। I have written. देखिए ड्रॉप शिपिंग और वेंडर डिफरेंट है। वेंडर के अंदर जब चीज बिकेगी तो चीज को अरेंज करना, उसको पैकेजिंग करना, पार्सल करना, शिप करना, वो सब आपकी जिम्मेदारी है। ड्रॉप शिपिंग में आप किसी की चीज को सेल कर रहे हो, जब वो सेल होगी तो सिर्फ कस्टमर की डिटेल्स उठा के आपने असल सेलर को देनी है और वो उस कस्टमर को चीज शिप कर देगा। तो आप ना पैकेजिंग कर रहे हो, ना पार्सल कर रहे हो, कुछ भी आप नहीं कर रहे हो। समझ आ गई? तो आप, मेरी चीज है, आप बेच रहे हो, आप अगर बाहर सेल करते हो तो पेमेंट आपके पास पहले आएगी, पहले आपको ऑर्डर प्लेस होगा, फिर आप मुझे ऑर्डर दोगे। ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप लोगो अपना लगवा सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। आप क्लाइंट जिस पर्सन की चीज को सेल कर रहे हो उसको बता भी सकते हो कि भाई मैं करने लगा हूँ। ये नहीं बताओगे कहाँ कर रहा हूँ मैं, कितने की कर रहा हूँ, ये नहीं बताना। आपने ये बताना है कि मैं आपकी चीज को सेल करना चाह रहा हूँ, और मैं उसके लिए, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने पार्सल पे मेरा लोगो पुट करो, ताकि लोगों को इशू ना आए, प्रॉब्लम ना आए कि ये कौन है जो, मतलब मैंने ऑर्डर किसी और को किया है, डिलीवरी किसी और से हो रही है। आप सोर्सिंग पार्टनर भी इसको शो कर सकते हो, लेकिन आप अपना लोगो भी लगवा सकते हो। समझ आ गई? तो ड्रॉप शिपिंग और वेंडर मॉडल का डिफरेंस पता लग गया। सेम वेंडर भी हो सकता है, ड्रॉप शिपिंग का सेम भी हो सकता है। ड्रॉप शिपिंग में इंटरनेशनल कर रहे हो तो पेमेंट पहले आपको मिलेगी, फिर आप कंटिन्यू कर दूं। चलें फिर ये लास्ट वाला भी कर लेते हैं। स्मॉल नीश इन्वेस्टमेंट, ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये मॉडल मैंने खुद से ट्राई किया था, इसलिए बता देता हूँ आपको। इसमें किया गया था मैंने कि लोकल लेवल में मैंने इसको ट्राई किया था। मैंने ये किया कि मुझे काम करना था कोई, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने असल में काम किया था हैंडबैग्स का। तो हैंडबैग्स के लिए मैंने क्या किया कि मैं शाला मार्केट में गया, वहाँ पे मैंने एक वेंडर देखा, उस वेंडर से जाके मिला, मतलब होलसेलर था, इम्पोर्टर था वो। तो मैं उसके पास गया और उससे मैंने कहा यार कि मुझे ना, क्योंकि वो एक सिंगल पीस सेल करने की तरफ नहीं जाते, उनका होता है बल्क में चीज़ें जाएँ। मैंने उसको बताया यार मेरा एक ऑनलाइन स्टोर है, मैंने उससे स्टार्ट किया और उसमें एक कुछ अच्छी सबक बात दिखाया कि बड़ी सेल्स ला के दूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ये प्लान है, ये चीज़ है, वो चीज़ है। तो इस तरह से काफ़ी कुछ जो है ना मैंने उसको बोला कि, और उस लड़के ने BScs किया हुआ था जो वहाँ बैठा हुआ था, उसको चीज़ समझ भी आई। मैंने कहा कि यार मुझे स्टार्ट में सिंगल पीस या कुछ पीसेस उठाने डिफरेंट बैग्स के, और मैं बाद में अल्टीमेटली जो चीज़ मेरी सेल होगी मैं वो आपसे उठा लिया करूँगा ज़्यादा, जो नहीं होगी वो फिर
वापस भी कर दूंगा और फिर मतलब ज़्यादा मैं फिलहाल नहीं ले सकता, स्टार्ट में बल्क में ले नहीं सकता मैं। 10,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट थी, सिर्फ 10,000 की। मैंने इसे क्या किया, मैंने इसे कोई 7 से 8 डिज़ाइंस डिफरेंट उठाए, मैंने उससे जाके उसको बोला, मैंने कहा जी कि मुझे ये फला बैग चाहिए, लेकिन मैं सिंगल पीस लेके जा रहा हूँ और जब चीज़ को सेल होगी तो मैं उसके लिए बल्क में ऑर्डर करूँगा। तो उसको थोड़ा समझाया, क्योंकि वो ना वन पीस के ऊपर सीरियस नहीं लेते आप लोगों को। तो खैर जो मैंने उसको बोला, उसने कहा कि ठीक है। मैंने 10,000 रुपीज़ की वहाँ से बैग उठाए, 8-9 बैग्स थे टोटल, इम्पोर्टेड बैग्स थे सारे। और जो डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा, थोड़ी रिसर्च भी की गई थी उस बेस पे, मैंने उनको पिक किया, उठा के मैं लेके आया उसको। मैंने उसका फ़ोटोशूट किया, मोबाइल से फ़ोटोशूट हो जाता है। वो मैंने विंडो के करीब वाइट चार्ट रखा, बड़ा देसी सा फोटोशूट किया, वाइट चार्ट रखा, उसके ऊपर बैग रखे, उसको फोटोशूट किया, हल्का फुल्का ट्वीक किया और उसको अपलोड कर दिया। मैंने उनके ऊपर फेसबुक ऐड चला दी। मैंने 3 बैग्स के ऊपर एट अ टाइम मैंने कैंपेन चलाई। हाउ क्या चीज़ सुफियान, ये जो आप कह रहे हो ना, रिकॉर्डिंग की अगर बात कर रहे हो मिल जाएगी। ये अगर अभी लैब मैनेजर ने देख लिया ना तो फिर तो ख्याल करो, उन्होंने मना किया हुआ और आप यहाँ पे बैठे कह रहे हो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने 8-10 बैग्स उठाए, उनमें उनकी मैंने पिक्चर्स बना के अपनी वेबसाइट बनाई वर्डप्रेस के ऊपर, उसके अपलोड करने के बाद मैंने 3 बैग्स के ऊपर एट अ टाइम जो है ना वो मैंने जो है ना उस पर कैंपेन चला दी फेसबुक की। 3 बैग में से मेरे जो 1 बैग है वो बहुत अच्छा चला, 2 बैग को खास रिस्पॉन्स नहीं आया। $5 की, सिर्फ $5 पर डे के ऊपर मैंने एक कैंपेन चलाई, 500 रुपये बनता था, 400 या 500 रुपये बनता था टोटल पर डे का। तो मैंने उस पर कैंपेन चलाई। 3 बैग में से 1 बैग में से मुझे रिस्पॉन्स नज़र आया। लोग पूछ रहे थे प्राइस क्या है, कलर्स दिखाओ, ये करो वो करो। भाई मुझे सिर्फ आज मैंने कैंपेन चलाई है, कल तक मेरे पास 9 ऑर्डर्स थे उस बैग के। 4 पीसेस बैग था वो, 9 ऑर्डर्स मेरे पास आ चुके हुए थे। हाँ जी, फेसबुक एड्स मार्जिन है ना, अगर थोड़े से पैसे लगा के आपको सेल मिलती है और प्रॉफिटेबल होती है तो दैट इज गुड। तो क्विकेस्ट वे है अगर आपको सेल चाहिए। तो मुझे 9 ऑर्डर्स प्लेस हो गए। अब हुआ क्या कि मेरे से थोड़ा सा डिले हो गया। ये जो काम है ना ये बड़ा क्विकली करना है कि जो यहाँ पे शाला मार्केट में लाहौर में जो होलसेलर बैठे हैं ना, वो भी कोई पता नहीं होता, कभी भी कोई आए और कोई डिजाइन सारा उठा के ले जाए। तो मैंने जो बैग लिए थे मैंने उनसे पूछा था कि उनके बैक एंड के ऊपर कम से कम 200 पीसेस पड़े हो, क्योंकि इंपोर्टेड बैग्स जो है ना वो दोबारा आए ना आए पता नहीं होता, जो है बस वही है। तो 200 पीसेस उनके बैक एंड पे लाजमी पड़े हैं, वो वाला बैग मैंने लिया था। तो मैंने उसको फोटोशूट किया और उसके बाद उसको मार्केट किया। 9 ऑर्डर्स प्लेस हुए सिर्फ 2 दिन में। मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा ये वाला बैग है, इस बैग के 50 पीसेस, पहली बार 50 नहीं कहा था, पहली बार 20 कहा था, इसके 20 पीसेस जो है ना मैं पेमेंट भेज रहा हूँ, साइड पे रख दो, क्योंकि वो मेरे लिए क्यों रोकते अगर ऐसे रोकना होता उन्होंने साइड पे कर दिया। मैंने उनको पिक किया, शिप करवा दिया 9 को। फिर उसके बाद मैंने देखा यार कि फर्दर बड़ा बेहतरीन से रिस्पॉन्स आ रहा है, 4-5 बैग 6 बैग छोटे से बजट में सेल हो रहे हैं। मैं देखा कि और इसके अंदर स्कोप है। मैंने कॉल की, मैंने उसको बोला कि मुझे 25 बैग मेरे और रख दो साइड पे। मैं कॉल उसको पैसे पे किए, उसने साइड पे कर दी, मैंने पिक करवा के वो भी शिप करवा दिए। ऐसे करते करते वो बैग ख़त्म हुआ तो मेरी एड स्टॉप हुई कि वो मेरा टोटल 1 वीक के अंदर 85 पीसेस मैंने सेल कर दिए बैग। उनको भी लगा यार ये क्या इसने काम बंद में स्टार्ट किया, ये क्या कर रहा है। फिर इसी तरह साथ जब वो सेल हो रहा था मैंने साथ एक और बैग लगाया, उसके ऊपर एड रन की, 3 डिफरेंट इंटरेस्ट पे 3 डिफरेंट एंगल से एड रन की। उसके ऊपर बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। पर हुआ क्या कि उसमें थोड़ा लेट हो गया। लेट कैसे हुआ मैं कि जब मैंने बैग उठाया उस पर फोटोशूट करके वेबसाइट पे लगाते ऐड चलाते मैंने 5 दिन लगा दिए। तो 5 दिन बाद फिर ये होता है कि कुछ भी हो सकता है। अब हुआ क्या कि बैग वो सेल हुआ, बैग के 6 ऑर्डर मेरे पास आ गए पहले दिन ही या 1.5 डे। मैंने कॉल की, मैंने कहा यार ये वाले बैग हैं, मुझे 20 पीसेस साइड पे कर। उसने कहा जी कि ये वाला बैग जो है ना, ये वाला कलर सारा सेल हो गया, सिर्फ 3 पीसेस पड़े हुए हैं, बाकी आपको दूसरा कलर मिल जाएगा। वहाँ पे मेरा वो थोड़ा सा हुआ कि यार अब मैं क्या करूँगा। फिर खैर उन कस्टमर्स को कॉल्स की, उनको कहा कि ये वाला कलर जो है वो ख़त्म हो गया है, ये दूसरा कलर अवेलेबल है, वो ले लें। 6 में से 3-4 लोग माने, 2-3 ऑर्डर कैंसिल हो गए।
कैंसिलेशन के बाद फिर मैंने क्या किया कि वो ऐड रिप्लेस किया, एक नया ऐड चलाया और उस ऐड के अंदर मैंने उस जो नया डिज़ाइन था, नया कलर था, उसमें काफ़ी पीसेस 250 पीस पड़ा था उनके पास, उस पर ऐड चला दी। रिस्पॉन्स आया, विद इन 2 वीक्स मैंने 240 पीसेस सेल किए उस बैग। 2 वीक्स के अंदर 240 पीसेस। ये फेसबुक एड्स कर सकती हैं। जब मैंने ये किया ना, वो बंदा परेशान था यार कि हमारे पास जो शॉप ओनर, रिटेलर, दुकानदार आते हैं वो इतनी चीज़ें बड़े बड़े नहीं लेके जाते और ये बंदा इतनी तेज़ी से सेल कर रहा है। तो मैंने इस तरह वहाँ पे माशाल्लाह मेरे कुछ बैग्स बहुत ही ज़्यादा वायरल हुए। कुछ तो होता है ना, इक्का दुक्का पीस सेल हो रहा होता है, कुछ वायरल हो जाते हैं, बहुत बेहतरीन जाते हैं। वो गए तो उसके बाद उन बंदों से मैंने बोला, मैंने कहा यार मेरी TCS की पेमेंट जो मेरी वापस आती है ना, वो आती है विद इन 7 डेज़ का टाइम है, लेकिन वो जो 7 डेज़ में कमाया होता है वो मुझे 14 डेज़ लग जाते हैं साइकिल को पूरा होते हुए। 14 डेज़ बाद क्लियर होती है। साथ में BlueX यूज़ कर रहा था, BlueX 14 डेज़ बाद क्लियर करता था, तो ऑलमोस्ट 21 डेज़ के बाद मेरे पास पेमेंट आती थी। तो मैंने उनसे बात की कि आपने पोटेंशियल देख ली है, मैं आपके सेल ला रहा हूँ, 1-2 माह हो गए मुझे चलते हुए आपके साथ, मुझे अब चीज़ चाहिए क्रेडिट के ऊपर, मुझे बैग चाहिए क्रेडिट के ऊपर। मैं हर मंथ के बाद जैसे मेरा साइकिल पूरा होगा, मुझे TCS से पेमेंट रिसीव होगी, मैं आपको दे दिया करूँगा। वो लोग मान गए, तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसे कर लो। और फिर मैंने ये भी बात कर ली कि जो बैग मेरा सेल नहीं होगा मैं वो रिप्लेस किया करूँगा। उन्होंने इस बात में भी मान गए और फिर मेरा उनके साथ एक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सही चला और वो बैग वो बड़ा बेहतरीन 3-4 साल जो है ना मैंने उसको अच्छा चलाया है। ये जो लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था ना, जब बाहर के कंटेनर बंद हुए थे, कोई चीज़ आ नहीं रही थी, इंपोर्टेड बैग्स बंद, जो स्टॉक था बस वही पड़ा हुआ था, तब जाके वो मेरा बिजनेस थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ। हालांकि लोगों का बिजनेस अच्छा हुआ, मेरा इसलिए नीचे गया क्योंकि मेरे सारी जो बैग्स थे वो इंपोर्टेड होते थे और टोटल हर तरह की जो है वो इंपोर्ट बंद हो गई थी। और अब उसको दोबारा से फिर मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, जब से इंपोर्ट वगैरह ओपन हुई है, कंटेनर्स आ रहे हैं, अब सब कुछ सही सैरिंग वापस आ चुका हुआ है। जी, वेबसाइट पे लिस्ट किए थे, उसके ऊपर फेसबुक ऐड चलाई थी, तो वेबसाइट इज अ मस्ट। अकेला फेसबुक पे काम नहीं करना। असल बताऊंगा यार, फॉरेन भेजने का सब बताऊंगा टाइम पे, अभी इट्स टू अर्ली। तो ये है जी स्मॉल नीश इन्वेस्टमेंट कि थोड़े से पैसे लो, 5,000 10,000 जितने आपके पास हैं, मार्केट में जाओ, होलसेल मार्केट, किसी अच्छे इंपोर्टर के पास, वहां से चीज़ों जो है ना सिंगल पीसेस में चीज़ें उठाओ, फोटोशूट करो, फटाफट से वेबसाइट पे डालो, ऐड चला दो। जिस प्रोडक्ट के ऊपर, जिस डिज़ाइन के ऊपर रिस्पॉन्स आ रहा है, उस पे पैसे लगा दो, ऐड पे भी लगा दो और वो बैग उठा लो अपने पास। मतलब बैग हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दो। लिमिटेड 20 पीस उठा लिए, 10 पीस उठा लिए, 15 पीस उठा लिए, और जैसे जैसे आपको देख रहे हैं कि यार एक जो है ना इसके ऊपर रिस्पॉन्स बहुत कमाल किस्म का आ रहा है, वैसे वैसे थोड़े पीसेस और उठाते गए। और जब आप ये कुछ बैग 5 7 10 प्रोडक्ट्स आपके साथ इस तरह से गुजर जाएंगी, तो आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे, आपको खुद पता होगा यार कि किस तरह का रिस्पॉन्स आए, कि मुझे कितने पीसेस जो है ना अप फ्रंट ही उठा के अपने पास रख लेने। तो मैंने बैग्स के ऊपर ये अप्लाई किया था और इसलिए मैं इसको फिर शेयर करता हूँ। स्मॉल नीश मीन की छोटी सी कैटेगरी, एक सिंगल प्रोडक्ट एक ही साइड पे, तो बैग्स तो सिर्फ बैग्स, उनके ऊपर टारगेट करके उनके ऊपर आप काम कर लो, मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे ना जाओ। पाकिस्तान के अंदर डिलीवरी टाइम होता था, अगर लाहौर है तो आज से कल में डिलीवर, अगर कराची है तो कराची में मेरा ख्याल है कि आज अगर तो 12 बजे से पहले कर देते तो और बात है, अगर उनकी निकल जाती तो अगले दिन भी डिलीवर हो जाता था। तो 2 दिन 3 दिन का डिलीवरी टाइम रखा हुआ था हमने, तो उससे पहले डिलीवर हो जाता था। फेसबुक ऐड आप $1 से लेके जितने मर्जी तक चला लें। जी समझ आई लास्ट मॉडल की। तो स्मॉल नीश ड्रॉप शिपिंग वेंडर मेरी तरफ से ये तीनों रिकमेंडेड है। अपनी प्रोडक्ट आपकी बन सकती है तो वो बेहतरीन है। अगर कोई फैमिली ओन बिजनेस है तो उस बिजनेस को उठा के ऑनलाइन लेके जाएं, अपने आसपास देखें कोई चीज़ ऐसी है जिसको ऑनलाइन सेल किया जा सकता है, तो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, पैसे कम से कम इन्वॉल्व हो। व्हाट टू सेल, हाउ टू सेल सारा हो जाएगा। तीसरा दिन है हमारा, दूसरा लेक्चर है हमारा, सब कुछ अभी तक तो नहीं ना हो सकता। तो एक स्लो अच्छे तरीके से एक मतलब एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे।
जंप नहीं लगाना, वरना पता है आपको स्टेट्स को 2-3 स्टेट्स को इकट्ठा क्रॉस करने की शुरू करो ना तो जंप लगाने की कोशिश करो तो बंदा गिर भी सकता है और बड़ी बुरी तरह गिरता है। By the way, it will still be testing, but must be original testing. Are you getting it? हाँ जी, लाइव स्टॉक होता है ऑनलाइन सर, आप सोच रहे हो अभी लाइव स्टॉक हो रहा है, बर्ड्स हो रहे हैं, हर तरह की चीज होगी। And from Monday, we will launch this रिसर्च बस आप मतलब ये भी कुछ भी नहीं रह गया ज्यादा। ये देखो प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया, Okay, okay. Thank you so much, sir. प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हुए किन बेसिस को रखना है, बस ये बताना है आपको, आगे कुछ भी नहीं है। पेमेंट और शिपमेंट कैसे होगी वो बात बोली हुई है। कल ही मैं प्रोडक्ट हंटिंग प्रोडक्ट रिसर्च पे आऊंगा, कल के दिन ही हम साथ ये थोड़ा सा विधान में पहले जो 10-15-20 मिनट में ये बात कर लेंगे, उसके बाद हम प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर आ जाएंगे कल। Okay, sir. Thank you. Bye bye. Have a good night. Super duper day. Bye-bye. जी समय बताऊंगा, वेबसाइट बनाना भी बताऊंगा। ना हर चीज इकट्ठी कैसे डिस्कस कर दूं। हाँ, अगर आप लोग किसी ऑलरेडी सब फेज से गुजर चुके हुए और किसी एक स्पेसिफिक फेज पे रुके हुए और उसमें हेल्प चाहिए तो आप वो मुझसे इन पर्सन मुझे मैसेज करो, मैं आपको बता दूंगा। क्लास के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। खालिद हफ्सा जी, हफ्सा अपॉइंटमेंट किया मैंने। इजाज यूएसए में भी हो सकता है, शिपिंग जल्दी हो जाया करेगी, चाइना से भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन जी, अपवर्क से रिलेटेड है कल वाली क्लास का, तो मैंने कल भी पूछना था, वो वॉइस का इशू आ गया था। सर अपवर्क पे जी, ये जी। इशू है कि न्यूबीज के लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं होती, क्लाइंट्स ने रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है जब वो प्रपोजल अपना सेंड करते हैं ना, उसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि हमारे पास एक्सपर्ट बंदा है, वही प्रपोजल सेंड करे, उसी का ही हम एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर न्यूबीज किस तरह से क्लाइंट को ग्रैब कर सकते हैं? नहीं, सब पे नहीं होती, बीच में क्लाइंट्स भी नहीं आ रहे हैं, वो भी होते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो न्यूबीज को भी प्रेफर करते हैं, लोएस्ट रेट्स की तरफ जा रहे होते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज हैं उनके लिए भी हैं। हाँ, एक्सपीरियंस लोग ज़्यादा लोग मांग रहे होते हैं, लेकिन न्यूबीज के लिए भी है, इसमें ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बिल्कुल आप कुछ कर ही नहीं सकते। बाकी ये कि थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो कुछ शो करने के लिए तो ज़्यादा एज मिलता है, तो वो जो पोर्टफोलियो जो है वो इंशाल्लाह हम साथ साथ थोड़ा बिल्ड भी करेंगे, जिससे हम लोगों को बता सकें कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, वैसे हम इस फील्ड में नए नहीं हैं। ओके सर, ओके। तो सर ये ड्रॉप शिपिंग का और ये जो आपने बताया वेंडर मॉडल एक जो आपने बताया, इन दोनों के लिए हम वर्डप्रेस पे अगर वेबसाइट हमने बनानी है तो वर्डप्रेस पे बनाएंगे, हम शॉपिफाई पे बनाएंगे, हम वर्डप्रेस पे बनाएंगे, वेबसाइट किसी भी प्लेटफॉर्म पे बन सकती है। असल में मॉडल्स मेन चीज है, वो कहीं पे भी परफॉर्म हो सकता है, इन तो नहीं दोनों सर प्लेटफॉर्म पे भी काफी है। ठीक है। एट अ टाइम वेबसाइट एक ही मॉडल पे बन सकती है ना, कि डिफरेंट मॉडल ऐड कर सकते हैं? डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट रिकमेंडेड है एक ही।
ताकि मैनेजमेंट आपकी इजी हो जाए ना। फिर आप किस तरह से देखोगे कि कौन सी चीज़ ड्रॉप शिपिंग पे है, कौन सी प्रोडक्ट हमारी वेंडर पे है, कौन सी प्रोडक्ट हमारी स्मॉल नीश पे है, हम खुद उसको अरेंज कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा सब कुछ। ओके तो सर। एक ही मॉडल को हम लोग टारगेट करेंगे। ओके सर। सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हमने ई कॉमर्स स्टार्ट करना हो, लाइक इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो हम लोकल मार्केट से स्टार्ट करें या इंटरनेशनल लेवल से? दोनों बताऊंगा जो आपको ज़्यादा फिजिबल लगेगा। It's up to you. ओके सर, थैंक यू सो मच। जी वेलकम। आतिफ महमूद, यार इतने लोग आप। आतिफ आप हैंड रेज कर दो यार, किधर हो आप? ये आ गए। आतिफ किया अनम्यूट आपको मैंने। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी आतिफ क्या हाल है? जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? करम अल्लाह का, आप सुनाएं। जी शुक्र अल्लाह का। सर मैं क्या कहते हैं, पहले अपना ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दूँ। सर मेरा नाम आतिफ है और मैं बहावलपुर से हूँ। सर 2018 में मैंने अपवर्क पे काम स्टार्ट किया था, तो मल्टीपल्स प्रोफाइल्स पे काम करता हूँ। मेरे पास छोटी सी टीम है सर, 10 से 12 लोग काम करते हैं। तो सर 2019 में मैंने सर फाइबर क्या कहते हैं सुना तो था इसका, फिर ई रोजगार का सर लोधरा कैंपस से मैंने नॉन टेक्निकल कर दिया था। सर जो स्किल्स मेरे पास अपवर्क पे थी वही मैंने फाइबर पे यूज़ की है। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 प्रोफाइल्स हैं मेरी, लेवल 2 पे भी हैं, कुछ सर चल रही हैं। और सर मैं अकेला ही मैनेज कर रहा हूँ, तो उसमें सर थोड़ा सा इशू ये है कि रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि कोई और स्किल्स ऐड की जाए। तो सर इसलिए फिर अब मैं ई कॉमर्स पे आया हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, 2 मंथ पहले ना मेरे भाई की डेथ हो गई थी, वो भी मतलब यही काम कर रहा था। तो अब सर उसकी प्रोफाइल है फाइबर पे, सर उसकी वेरिफिकेशन आई हुई है। अब सर उसकी जो प्रोफाइल फ़ोटो लगी हुई है, तो सर उसकी मुझे अब कन्फ्यूजन हो रही, क्योंकि वो लेवल 2 भी है और $7,000 उसके ऊपर अर्न हो चुके हैं। जी जी। सर उसका मुझे बताएं कि मैं। पिक्चर लगी हुई है उनकी? हाँ उनकी पिक्चर लगी हुई है। आईडी कार्ड मांग रहे होंगे, आईडी कार्ड पड़ा है आपके पास अभी इसका? हाँ जी आईडी कार्ड है सर। बस आईडी कार्ड अटैच करना है अपने। मेरे ख्याल में ऑन कॉल वेरिफिकेशन तो नहीं लेंगे वो, सिर्फ आईडी कार्ड मांग रहे होंगे। सर वो एंड में जो सेकंड चीज है ना, वो सेल्फी मांगते हैं। अच्छा, आईडी कार्ड फ्रंट और तो बैक जब अपलोड कर देते हैं ना, तो उसके बाद वो सेल्फी की बात करते हैं, सेल्फी लें अपनी। विद कार्ड मांग रहे हैं या अलग से मांग रहे हैं? सर वो लिंक आया हुआ है, लिंक के अंदर जब हम उसको प्रोसेस करते हैं तो मोबाइल के ऊपर सर कैमरे से हमने फ्रंट बैक आईडी कार्ड लेना है, या पासपोर्ट है, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस है। ये 3 चीजें रिक्वायर्ड होती है। और जो सेकंड आपने अपने हैंड में होल्ड करके सेल्फी बनानी है या सेल्फी अलग मांग रहे हैं और आईडी कार्ड अलग मांग रहे हैं? सर पहले होल्ड करके ले रहे थे, लेकिन अब आजकल जो आ रही है वेरिफिकेशन, उसके अंदर क्या कहते हैं फ्रंट बैक लेने के बाद अपनी फ्रंट फेस की सेल्फी लेनी है। देखिए उनकी कोई पुरानी पिक्चर अगर पड़ी है, अगर वो एडिट हो सके, उसको एडिट करके कि वो लगे कि सेल्फी है, उस टाइप का बना के अगर उसको सेंड कर सकें आप। क्योंकि अभी इस तरह की कुछ हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि अल्लाह ताला उनको जवाल रहमत में जगह थे। अब वो तब होते तो और बात थी। तो अब ऐसी है कि पिक्चर वगैरह जो है उसका कोई एडिटिंग करवा के तो लगे कि वो सेल्फी एक है, सेल्फी बनी हुई है। तो सर ये मैं ऐसे कर सकता हूँ कि आप उनके आईडी कार्ड पे अपनी फोटो लगा दूं और मतलब वो प्रोसेस करवा के फिर अपनी सेल्फी ले लूं। लेकिन सर जो प्रोफाइल फोटो है वो चेंज कर लूं पहले। अच्छा, यूजर नेम रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रहा नाम? वो सर उनका नाम यूजर आईडी में है। तो अब ये ना कि जब आप आईडी कार्ड दोगे आपका नाम डिफरेंट होगा। नहीं भाई के आईडी कार्ड में सर मैं फोटो चेंज कर दूं, ऐसा हो सकता है? हो सकता है यार, ये ट्रिक्स ही हैं। अब ये चल सकती है, कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर आप प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज कर दो और खुद अपने उनके आईडी कार्ड में अपनी पिक्चर लगा के कर लें। ट्रिक ही है, मींस कि आप इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये ज्यादा फिजिबल लग रहा है बजाय फोटो एडिट करवाने के। अच्छा चलें ठीक है सर। मेरा आज के लेक्चर लेकिन ये है कि बाद में फिर जब अपना अकाउंट आप बनाएंगे, जब बाद में अगर कभी बनाओगे तो उसमें फिर प्रॉब्लम आएगा। उसमें फिर आप नहीं दे सकते, अक्सर वो रिकॉर्ड मैच कर लेते हैं।
जी जी, वो तो सर मेरा तो ऑलरेडी चल रहा है साथ साथ। अच्छा सर, मैं देखता हूँ उसको। और सर आज के लेक्चर में ड्रॉप शिपिंग का आपने बताया कि माजिद अगर 2300 की सेल करता है और जो मतलब हम कंपनी से 1000 का ले रहे हैं, जब हम उसको क्या कहते हैं पर्सनल डिटेल देंगे कस्टमर की, अब उसका ईमेल आईडी फ़ोन नंबर, जी फॉर एग्जांपल जी। अगर हम वो किसी बिजनेस ने हमसे बाय कर रहा है हमसे और वो बल्क में ख़रीद रहा है, या चलें हम अपने जो कस्टमर की डिटेल तो उसको बिजनेस को देंगे ना, तो वो सर उसके अंदर डायरेक्ट भी तो हो सकता है, उसको फ़ोन नंबर भी देंगे, ईमेल भी देंगे। सर इसमें चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल कैसे रखा जा सकता है? यार ये होता है कि हम लोग जिस सेलर के साथ काम करते हैं ना, सबसे पहले सेलर हिस्ट्री देखते हैं, सेलर की क्रेडिबिलिटी देखते हैं, सेलर जिस प्लेटफॉर्म पे है। मतलब ज़्यादातर हम पर्सनल पे कम जाते हैं, हम लोग प्लेटफॉर्म पे जा रहे होते हैं, जैसे अली एक्सप्रेस है, ईपसी है। इसके ऊपर हम लोग सेलर की हिस्ट्री देखेंगे, उसकी क्रेडिबिलिटी देखेंगे, उसके फीडबैक देखेंगे, कब से काम कर रहा है, कितनी सेल्स कर चुका हुआ है। तो एक क्रेडिबल बंदे के साथ काम करेंगे। कभी भी नया सेलर जो अभी बस स्टार्ट में आया है, नया आया है, हम उसको कभी भी कोई डिटेल या उसके साथ काम करने की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो वो जब क्रेडिबल बंदे के साथ काम करेंगे तो उसमें ये है कि फिर कल को अगर इशू भी होता है ना, तो आप उस प्लेटफॉर्म को उसको यूज कर सकते हो, उसको बताने के लिए कि मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ और मेरे किसी कस्टमर का कोई डाटा मिस यूज हुआ है या कोई प्रॉब्लम हुई है। लेकिन